हेलो एवरीवन। हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर 11। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है एनबीएफसी। एनबीएफसी को हम इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका हिंदी नाम है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो ये जो कंपनियां हैं, मैंने बताया था कि ये जो है वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करने में जो है ये संस्था जो है सहायता करती है। ये भी जो उसमें शामिल है सभी बैंकिंग संस्थाओं, बीमा कंपनियों और सभी में जो है ये भी एक उसमें योगदान करता रहती है हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में। तो एनबीएफसी जो है यह बैंकिंग का कार्य नहीं करती है। इसको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है, तो ये बैंकिंग का कार्य नहीं करती है। लेकिन सभी को जो लोगों को लेकिन ग्राहकों को जो ऋण की सुविधा होती है, जो मूलतः जो मूलभूत जो ऋण की सुविधाएं होती है वो प्रदान करती है। तो ये इसी को हम ये एनबीएफसी कहलाती है। एनबीएफसी का कार्य यही होता है कि बैंक का लाइसेंस ना प्राप्त होते हुए भी जो है ये बैंकों के जैसे जो है लोगों को जो है ग्राहकों को जो ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो एनबीएफसी जो कंपनियाँ होती हैं, आरबीआई के अनुसार कहा जाता है कि एनबीएफसी जो कंपनियाँ होती हैं ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती हैं। और इन कंपनियों का जो मुख्य कार्य होता है कि बीमा, पूंजी का अधिग्रहण करना एंड चिट फंड जारी करना। तो ये सब जो है इनका जो है प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना। तो ये सब जो इनका कार्य होता है ये होता है। और जिन कंपनियों का ये कार्य होता है वही एनबीएफसी कंपनियां होती हैं। और इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं होती है जिनका मुख्य जो व्यवसाय होता है कृषि से संबंधित होता है, उद्योगों से संबंधित होता है, वस्तुओं की क्रय विक्रय से संबंधित होता है। तो ये सब जिनका कार्य होता है वे कंपनियां जो इसमें शामिल नहीं होती हैं, एनबीएफसी कंपनियाँ नहीं होती हैं। तो एनबीएफसी का नियमन जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इसका नियमन करता है और आरबीआई के नियमानुसार जो है ये जो है कंपनी जो है कार्य करती है। और इसमें जो है कई जो निर्देशक होते हैं उनके दिशा निर्देश भी जो इन कंपनियों पर लागू होते हैं, कंपनियों पर पड़ते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों के जो संस्थाएं होती हैं उनके जो दिशा निर्देश होते हैं इसको जो है मिलता है। और जो एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं इनका मुख्य जो कार्य होता है, अगर इनके पास अगर पूंजी नहीं होता है, पूंजी का अगर अभाव होता है, तो ये जो है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनसे ऋण लेकर जो है अपनी पूंजी के जो अभाव की जो समस्या है उसको जो दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एनबीएफसी जो होती हैं इनका ये होता है। और ये जो एक तरह से माइक्रो फाइनेंस में भी सहायक होती हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस जो एक कंपनी होती है जो कि जो कम आय वाले लोग होते हैं, जिनको वित्त तक पहुंच नहीं होती है, तो उनको जो है ये माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उन सभी लोगों को जो लोन देने का कार्य करती है जिनकी आय कम होता है। तो कह लो गरीब लोगों को, तो एक तरह से माइक्रो फाइनेंस में भी सहायक होती है। तो एनबीएफसी की भूमिका क्या होती है? तो एनबीएफसी जो है यह मांग जमा को स्वीकार नहीं कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट को जमा नहीं कर सकती है, एंड चेक भी जारी नहीं कर सकती है। ये जमा बीमा योजना जो होता है यह भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो ये सब कहते हुए भी जो है एनबीएफसी ना केवल हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करती है, बल्कि एनबीएफसी जो है एक शैडो बैंकिंग का कार्य करते हैं। मैंने शैडो बैंकिंग का बताया था विशेषता कि शैडो बैंकिंग जो होते हैं इनको बैंक का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये बैंकिंग के भी सभी कार्य करते हैं जो एक बैंक करता है। तो ये जो है एक शैडो बैंकिंग की तरह जो है हमारे जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है ये जो साख सुविधाएँ की सेवाएँ जो होती है वो उपलब्ध कराने की जो है कोशिश करती है, उपलब्ध कराती है। तो एक तरह से हमारे न केवल वित्तीय समावेशन में सहायता कर रही है बल्कि जो है हमारे जो क्षेत्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इस वजह से एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि कल मैंने टेस्ट दिया था, उसमें भी एनबीएफसी का जो है क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी सरल था, मैंने किया। उसमें यही था क्वेश्चन में कि जो एनबीएफसी जो है मांग जमा जो स्वीकार करती हैं, तो ये गलत था। एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर पाती हैं। और ये था कि एनबीएफसी चिट फंड जारी कर सकती हैं, चेक जारी कर सकती हैं, तो ये भी गलत था। तो
मतलब ठीक था। एंड नेक्स्ट है एनबीएफसी पी2पी। तो एनबीएफसी पी2पी है, ये भी जो है आरबीआई के नियमन के अनुसार जो है कार्य करती है। आरबीआई ने इसका जो है नियमन किया है, आरबीआई ने इसको लाया है एनबीएफसी पी2पी। तो आरबीआई के नियमानुसार ही जो एनबीएफसी पी2पी कार्य करती है। पी2पी तो एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग इसको हम कहते हैं। तो एनबीएफसी पी2पी में ये होता है कि अगर कोई इसमें जो है उधारदाता और उधारकर्ता ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, यानी ऋणी और ऋणदाता ये दोनों इसमें शामिल होती हैं। और इसमें जो है ये जो व्यवस्था है एनबीएफसी पी2पी जो प्लेटफॉर्म है, इस पर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक होते एनबीएफसी पी2पी जो प्लेटफॉर्म है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वित्त का लेन देन किया जाता है, पैसों का लेन देन किया जाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है एनबीएफसी पी2पी में जो है ऋण लेती है। और जो है एनबीएफसी जो पी2पी है एक क्राउड फंडिंग का माध्यम भी है, क्योंकि जो है इसमें जो ऋण लिया जाता है ये जो है काफ़ी जो है कम समय में ही जो है इसमें प्राप्ति हो जाती है इसकी। और यह जो है इसको हम असुरक्षित ऋण की स्थिति, यह एक असुरक्षित ऋण होता है एनबीएफसी पी2पी, क्योंकि इसमें जो है कोई गारंटी नहीं होती है कि जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो ऋण चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। मतलब अगर वो ऋण नहीं भी चुका पाता है तो इसमें कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि वो जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उससे ऋण वसूल ले। तो इसलिए हम इसको असुरक्षित ऋण की स्थिति में रखते हैं। और ये जो है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से जो है इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफार्म होते हैं इसमें जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तो आरबीआई जो है एनबीएफसी पी2पी का नियमन करता है। आरबीआई द्वारा एनबीएफसी पी2पी का लाने का उद्देश्य ये था, मतलब एनबीएफसी पी2पी का ये है कि इसमें जो है जो ग्राहक होते हैं उनको, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कम समय में ही जो है ऋण की प्राप्ति हो जाती है। और जो ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो है वो जो है अधिक आय का सृजन कर लेते हैं। तो ये है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। तो एनबीएफसी पी2पी इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ऋणदाता जो है उधारकर्ता को जो है ऋण देता है। तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसमें जो है जो ऋण पर जो ब्याज होता है उस ब्याज दर का निर्धारण करना कोई जो है इस निर्धारित नहीं होता है कि इसी ब्याज दर पर जो है ऋण दिया जाएगा, बल्कि अगर कोई व्यक्ति ऋण दे रहा है किसी को और जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो दोनों जो है आपस में सहमति करेंगे, आपसी सहमति से जो है वे दोनों जो आपसी सहमति से जो है ये जो है निश्चित करेंगे कि किस ब्याज दर पर जो है वो ऋण देगा और ऋण लेगा। तो ये जो है ऐसे होता है। और इनमें जो होता है वो इसमें जो है जो ऋणदाता होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जो है अपने जो है जो ऋण दिया रहता है दूसरों को, वो जो है ऋण की प्राप्ति करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही। एंड एनबीएफसी जो है पी2पी जो है ये किसी भी व्यक्ति से जो है जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है कि वह ऋण देने के लिए है, ना कि जमा को रखने के लिए। तो यह जो संस्था है ऋण को वसूलने के लिए कोई गारंटी नहीं प्रदान करती है उधारदाता को। तो इस वजह से जो है यह असुरक्षित ऋण की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो इसमें धन का जो स्थानांतरण होता है वो बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें किया जाता है। और इसमें जो ऋण लेने की जो अधिकतम अवधि होती है वो 36 महीने की होती है। तो ये है इसमें। एंड एनबीएफसी पीयर टू पीयर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इसमें जो कुछ शर्तें भी होते हैं, जैसे कि इसमें आरबीआई के द्वारा ये शर्त रखा गया है कि एक जो ऋण देने वाला जो व्यक्ति है किसी को ऋण जो है अधिकतम 50 लाख रुपए तक जो है किसी को ऋण दे सकता है। एंड इसमें जो है उधारकर्ता यानी ऋण लेने वाले के लिए भी शर्त है कि यदि कोई ऋणी है उसके द्वारा जो है विभिन्न ऋणदाताओं से जो अधिकतम वो 10 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकता है। तो वो जो है 10 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकता है। तो इस प्रकार जो इसमें जो है कोई मतलब कुछ जो है इसमें शर्तें हैं ताकि जो है इसमें जो है असुरक्षित ऋण होने की वजह से जो है इसमें इस प्रकार के आरबीआई के द्वारा इस प्रकार की शर्तों को रखना जो है अनिवार्य था। तो इसी एनबीएफसी का ही एक भाग है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर।
तो एनबीएफसी जो अकाउंट एग्रीगेटर है, ये जो है, इसका भी नियमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई इसका नियमन करता होता है। एंड यदि किसी व्यक्ति को ये जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है, इसमें यदि कोई व्यक्ति को जो है इसमें कोई वित्तीय संस्था हो गई, वित्तीय संस्था मतलब कोई कंपनी हो गया, कोई बैंक हो गया, तो उनसे जो है वित्तीय संस्थाओं से जो है सुरक्षित ऋण लेना चाहता है, और वो जो है डिजिटल तरीके से भी ऋण की आवश्यकता है उसको, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, और सुरक्षित भी ऋण लेना चाहता है, ना कि एनबीएफसी P2P की तरह जो असुरक्षित ऋण। तो ये जो एक असुरक्षित ऋण की मांग कर रहा है, चाहता है, और जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही। तो जो वित्तीय संस्था होती है, जो जिससे वो व्यक्ति ऋण लेना चाहता है, तो वो जो वित्तीय संस्था है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई बैंक हो, तो वो पहले जो है उस व्यक्ति से संबंधित जो भी उसकी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो पहले एकत्रित करती है, जुटाती है। तो ये जो जुटाने की जो प्रक्रिया है, इसमें एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है, ये एक संस्था, इसको जो है एक प्लेटफॉर्म के रूप में आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, ताकि जो है जब व्यक्ति जो है जब कोई व्यक्ति जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित और जो है ऑनलाइन तरीके से ही ऋण लेना चाहता है, तो उसको जो है एक सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर को आरबीआई के द्वारा बनाया गया, और इसमें जो है सुरक्षित तरीके से जो है बहुत एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है जो है बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत कम लागत पर ही जो है डिजिटल तरीके से, डिजिटल रूप में जो है उस व्यक्ति से संबंधित जो भी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उस संस्था को जो है उपलब्ध कराती है। तो वो व्यक्ति जिस संस्था से ऋण लेना चाहता है, तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर उस व्यक्ति से संबंधित जो भी उसकी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उस संस्था को उपलब्ध कराती है। तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के बाद ये जो है शर्तें होती हैं कि एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर ये होता है, इसकी विशेषताएँ ये होती हैं कि यह जो कंपनी होती है जिससे वो ऋण लेना व्यक्ति जो है जिस कंपनी या संस्था से ऋण लेना चाहता है, तो वो वित्तीय जानकारियों को जो है ग्राहक की सहमति से ही साझा कर सकता है। बिना ग्राहक की सहमति से जो है वो जो है उसकी जानकारियों को जो है साझा नहीं कर सकता है। तो पहले एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है उस व्यक्ति से अनुमति लेता है कि वो उसकी वित्तीय जानकारी को उस वित्तीय संस्था से को साझा करे कि नहीं, तभी वो साझा करता है। और यह जो संस्था होती है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है इसको जो है उस व्यक्ति से संबंधित जो भी उसकी वित्तीय जानकारियाँ होती है, डाटा होता है, उसको बेच नहीं सकता है, उसको पढ़ भी नहीं सकता है, और उसको अपने पास रख भी नहीं सकता है। तो ये इसमें जो है कुछ शर्तें होती हैं। और यह जो डाटा होता है उस व्यक्ति से संबंधित जो डाटा होता है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, मतलब उसका जो डाटा होता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। तो यह जो व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक के बैंक संबंधी जो स्टेटमेंट होते हैं और उसके जो टैक्स संबंधी जो डेटा होता है, प्रतिभूतियों से संबंधित जो डाटा होता है, बीमा से संबंधित जानकारियाँ होती है, पेंशन से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, तो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी उसकी वित्तीय जानकारियाँ होती है वो सब जो है वो सब उस वित्तीय जानकारियों में शामिल होती हैं। तो ये जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के पास जो ये सब जानकारियाँ होती हैं उस व्यक्ति से संबंधित, क्योंकि एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के पास इसलिए होती है क्योंकि अगर व्यक्ति कभी जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर से ऋण लिया होता है तो उसके पास उस व्यक्ति से संबंधित सभी डिटेल्स, सभी जानकारियाँ होती हैं, तो वो जो है उसके डाटा को जो है उस व्यक्ति से सहमति से जो है उस संस्था को देती है जिस संस्था से जो उस व्यक्ति ऋण लेना चाहता है। तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है इसका जो नियमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। एंड एनबीएफसी के जो है नियमन को सुधारने के लिए आरबीआई ने जो कुछ सुधार किए हैं, जैसे कि आरबीआई ने जो है एनबीएफसी के जो है नियमन के लिए एक चार स्तरीय जो एक नियामकीय ढांचा लाया, 4 स्तरीय नियामकीय ढांचा लाया, जिसमें जो है इसका उद्देश्य ये था कि उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके और जो वित्तीय स्थिरता है हमारी अर्थव्यवस्था की, एनबीएफसी से संबंधित जो हमारी वित्तीय स्थिरता है उसको जो है सुरक्षित किया जा सके। तो इस उद्देश्य से जो है आरबीआई ने, ताकि एनबीएफसी के जो नियमन में सुधार किया जा सके, तो इस वजह से आरबीआई ने जो है एक जो है योजना लाई, जैसे कि आरबीआई ने जो है ये जो वर्गीकरण, इसमें जो एनबीएफसी में जो रिस्क होता है उस रिस्क के आधार पर जो है उनको जो है 4 लेयरों में रखा जाएगा। तो इसको जो है हम सिस्टमेटिकली जो नॉन इम्पोर्टेंट एनबीएफसी की जो है बेस लेयर पे रखा जाता है। तो जो एनबीएफसी नॉन इम्पोर्टेंट होता है उसको बेस लेयर में रखा जाता है, फिर मिडल, फिर अपर, फिर टॉप। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है
तो रिस्क बढ़ता है। वैसे वैसे एनबीएफसी जो होती हैं, कंपनियां जो होती हैं, उन पर आरबीआई जो है अपने नियम को कठोर कर देता है। तो आरबीआई नियम कठोर कर देता है तो उन नियमों, कठोर नियमों को जो है एनबीएफसी को पालन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे तो इससे जो है रिस्क को कम किया जा सके, ताकि वित्तीय स्थिरता बना रहे, उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। तो इस उद्देश्य से जो आरबीआई जो है यह जो है नियमन से संबंधित जो है प्रावधान लाया। तो तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, इनको हम एनपीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, इनका हिंदी नाम है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ये जैसे कि जो बैंक होते हैं, बैंक जो ग्राहकों को ऋण देते हैं, अगर उस ऋण को जो है ग्राहकों के द्वारा 90 दिन तक भी या फिर उससे अधिक अवधि तक भी ना जो है चुकाया गया हो, उस ऋण को ना दिया गया हो, तो वो जो है ऋण एनपीए बन जाता है। तो हम इसी को एनपीए कहते हैं। तो वो जो है ऋण जो होता है एनपीए कहलाता है, जिसका भुगतान जो है ग्राहकों के द्वारा 90 दिन से या उससे अधिक अवधि तक भी ना किया गया हो। तो इसके जो है कई आधारों पर कई जो है इसको जो है कई स्थितियों के आधार पर जो इसको हम देखते हैं कि ये जो है एनबीएफसी है। जैसे कि अगर कोई किसान है, किसान अगर कोई किसान अल्पकालिक फसल के लिए ऋण लेता है। अल्पकालिक फसल होता है 6 महीने से कम अवधि का होता है, 3 महीने अवधि का होता है। तो अगर कोई किसान है अल्पकालिक फसल के ऋण लेता है और वो उसका भुगतान जो है 2 फसली मौसम तक भी नहीं करता है, 2 फसली मौसम तक भी उसका भुगतान नहीं कर पाता है, तो इस वजह से जो है तो वो जो है ऋण एनपीए बन जाता है। एंड अगर कोई किसान दीर्घकालिक फसल के ऋण लेता है, दीर्घकालिक फसल 1 वर्ष से जो अधिक का होता है, तो दीर्घकालिक फसल के ऋण लेता है, तो वो जो है और उसका भुगतान जो है उसने 1 फसली मौसम तक भी ना किया हो, तो वो जो है एनपीए बन जाता है। वो स्थिति एनपीए कहलाती है। और अगर कोई ग्राहक का खाता ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की जो स्थिति होती है, इसमें अगर ग्राहकों का खाता 90 दिन तक जो है असक्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है, तो उससे जो है ये जो स्थिति होती है इसको हम एनपीए मान लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, तो ये जो सभी जो स्थितियाँ होती हैं, हम इन्हीं के आधार पर जो है एनपीए की गणना करते हैं, एनपीए को देखते हैं। तो परिसंपत्तियाँ जो होती हैं, एसेट्स जो होते हैं, वो 3 होते हैं। निष्क्रिय एसेट्स होते हैं, एक निष्पादक एसेट्स होते हैं, एक गैर निष्पादक एसेट्स होते हैं। तो आरबीआई ने एनपीए से संबंधित सभी समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने जो है एक प्रावधान लिया। तो जो लोन अकाउंट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स उन्हीं को कहते हैं, जो ग्राहक लोन लेते हैं उन्हीं के अकाउंट्स को जो है हम लोन अकाउंट्स कहते हैं। तो जो लोन अकाउंट्स होते हैं उनको एनपीए बनने से पहले ही उनको जो है एक दबाव, उनको जो है एक प्रेशर डाला जाएगा। प्रेशर मतलब उन पर एक दबाव के आधार पर जो है उनसे एनपीए बनने से पहले ही उनसे जो है आरबीआई के द्वारा एक ऋण लेने की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रकार जो है उनको सभी लोन अकाउंट्स को जो उनके दबाव के आधार पर जो है उनको जो स्पेशल मेंशन अकाउंट के आधार पर जो है उनको 3 श्रेणियों में बांटने का जो है प्रावधान लाया। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट का प्रावधान लाया आरबीआई। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होता है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में इसमें अगर ऋण उस व्यक्ति के द्वारा जो है लिए गए ऋण की जो अवधि है, वो जो ऋण की अवधि है वो 90 दिन वो जो है 30 से 60 दिन के बीच की अवधि हो गई हो, तो उससे जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है
सॉरी जिस दिन से ऋण लिया है उस दिन से अगर 30 दिन तक हो गया हो तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो करके जो है उस व्यक्ति के अकाउंट को जो है मेंशन किया जाएगा, ताकि वो जो है उसके जो है उसको सूचित किया जाएगा कि उसके ऋण का जो है 30 दिन पूरा हो गया है, वो उसके अपने ऋण को चुका दे एनपीए बनने से पहले। फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में, इसमें जो है अगर उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए ऋण की अवधि 31 से 60 दिन के बीच की हो गई हो तो उसको जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए फिर उसको जो है सूचित किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा कि वो अपने ऋण को चुका दे, नहीं तो उसका ऋण जो है एनपीए बनने से पहले वो अपने ऋण को चुका दे, ऐसा दबाव डाला जाता है। इसी तरह स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकेंड में जो है इसमें उस व्यक्ति का अगर ऋण का जो है 60 से 90 दिन के बीच की अवधि हो गई हो, ऋण लिए गया और वो अभी नहीं चुकाया गया हो तो उसको जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो है उसके अकाउंट को मेंशन किया जाएगा, उसके अकाउंट को दिखाया जाएगा, दबाव डाला जाएगा कि तुम अपने ऋण को चुका दो, नहीं तो एनपीए बनने से पहले तुम अपने ऋण को चुका दो। तो इस प्रकार जो है आरबीआई ऐसा प्रयास किया ताकि और ये कहीं तक मतलब बहुत सही भी रहा, क्योंकि बहुत ग्राहकों ने जो है इस दबाव के आधार पर जो है 3 बार अगर किसी को भी मतलब 3 बार दबाव के आधार पर जो है बहुत लोग जो होते हैं अपने ऋण को चुका देते हैं। तो ये एक प्रयास किया गया। और जो एनबीएफसी एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में यदि परिसंपत्ति जो है 1 वर्ष तक जो है एनपीए की श्रेणी में रहती है, एनपीए की कैटेगरी में रहती है, तो हम उसको जो सब स्टैंडर्ड जो है एसेट्स कहते हैं। एंड अगर जो है एक होता है डाउटफुल एसेट में यदि परिसंपत्ति जो 1 वर्ष से अधिक समय तक जो है सब स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में हो तो उसको जो है हम जो है डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। एक होता है लॉस एसेट में जो है यदि परिसंपत्ति जो है 36 महीने के बाद भी जो है एनपीए की श्रेणी में रहती है तो उसको जो लॉस एसेट्स कहते हैं। तो इसके कुछ जो है इसके वर्गीकरण के आधार होते हैं, जिनके आधार पर जो है एनपीए को जो है कई आधारों पर जो वर्गीकृत किया जाता है। तो एनपीए के जो है कई कारण होते हैं, एनपीए बनने के जो है कई कारण हैं, जैसे कि पहला कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। तो कृषि क्षेत्र में पहला कारण है कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। तो ये जो है जैसे कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता कैसे होती है, तो कृषि क्षेत्र में कभी ऐसे जो है उनके कृषि क्षेत्र तो फसल पे ही निर्भर रहता है। तो कभी ऐसा संकट आ जाता है, मौसमी जलवायु को लेकर हो गया, मौसमी परिवर्तन को लेकर हो गया, तो कभी ऐसे संकट आ जाते हैं, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है, जब उस किसान को जो है वो जो अनुमान लगाया रहता है उस फसल से कि उस फसल से उसका इतना जो है आउटपुट निकलेगा, तो वो जो है उसका उस अनुमान के अनुसार जो है जब उसका जो है नहीं हो पाता है, कुछ अनिश्चितताएं हो जाती हैं, तो उस स्थिति में जो है किसान जो है अपने ऋण को नहीं चुका पाता है। तो ये जो है इससे जो है एनपीए तो ये जो है एक एनपीए का मेजर जो है कारण बनता है। दूसरा जो है औद्योगिक जो समृद्धि दर है उसमें जो है कमी। तो ये जो है जो कंपनियां होती हैं औद्योगिक उत्पादन में करने वाली जो कंपनियां होती हैं, जब उनके उत्पादन में कमी हो जाती है तो उसके कारण उद्योगों की जो आय होती है वो जो घटने लगती है। तो उद्योग की आय घटने की वजह से जो है कंपनियाँ होती हैं वो जो है अपने ऋण को चुका नहीं पाती हैं। तो इसके परिणामस्वरूप बैंकों के जो एनपीए में जो है बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो है औद्योगिक इकाइयाँ भी जो है कहीं ना कहीं जो एनपीए की वृद्धि में जो है योगदान देती हैं। और कई जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो है उनका प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता है। उनके खराब प्रबंधन के कारण भी परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता का जो है अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे जो एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो इस वजह से जो है कई सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें होते हैं उनके जो है खराब प्रबंधन के कारण भी जो एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड जो किसान होते हैं, किसानों की जो है किसानों का कई बार जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कृषि क्षेत्र में कि सरकार जो है उनके ऋण को माफ़ कर देती है। तो ये जो अतार्किक ऋण माफ़ी की जो ऋण माफ़ी का जो फैक्ट है, तो ये जो इसमें जो है कई जो किसान होते हैं उनमें जो लोन न चुकाने की जो एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो है किसान जो है कई बहुत मतलब अगर जानबूझ के ऋण नहीं चुकाते हैं कि चलो हम ऋण नहीं चुकाएंगे तो हमारा ऋण माफ़ हो जाएगा। तो ये जो सरकार जो है अतार्किक ऋण माफ़ी करती है, तो इसकी वजह से किसानों में ऋण न चुकाने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे जो है कुल ले दे के जो है बैंकों की एनपीए में वृद्धि करने
होने में जो है यह योगदान करती है। एंड कभी कुछ ऐसा वैश्विक मंदी आ गई, वैश्विक मंदी की स्थिति के कारण भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि हमारा कोविड-19 का जो समय था, कोविड-19 के द्वारा जो है भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है पूरी तरह से एनपीए में जो है संलिप्त हो गया था, पूरी तरह से एनपीए में उसकी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों ने ऋण लिया था बैंकों से, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, वो सब जो कोविड-19 महामारी के कारण जो है और वो जो है नए आय सृजन नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो है वो जो है ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस वजह से बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो रही थी। तो और जो अपारदर्शी एग्जिट नीति होता है, अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाइयाँ जो होती हैं उनकी लिक्विडेशन करने का जो समय होता है वो बढ़ जाता है, जिससे बैंकों का जो है एनपीए जो है बढ़ने लगता है। तो हमारी जो वर्तमान की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो प्रतिबंधनात्मक समाजवाद से प्रस्थान कर रही है, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर जो है बढ़ रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद की बढ़ रही है, ना कि प्रतिबंधनात्मक समाजवाद में जो है लिप्त है। तो अभी हम हाल का एग्जाम्पल्स देखें तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है इंडिया ने जो है सूचना दिया है कि एसबीआई ने जो है अपने जो एनपीए है उनमें उसमें जो है कमी कर ली है। उसने जो अपने एनपीए में कमी करने के जो रिपोर्ट दिया है, तो ये कमी इसलिए हो पाई है क्योंकि एसबीआई ने एक बेहतर वसूली प्रक्रिया को अपनाया, और जो खराब ऋण है, खराब ऋणों के जो पुनर्गठन को अच्छे ढंग से किया, तभी जो है एसबीआई जो है अपने जो है एनपीए में कमी कर पाया। तो एसबीआई पर भी कोविड-19 का प्रभाव जो था, कोविड-19 के प्रभाव की वजह से जो उसके पूरे एनपीए में वृद्धि हो गई थी, जिसमें जो है अब जाके जो है वो जो है अपने एनपीए से जो उभर पाया है। तो कई ऐसे कारपोरेट कंपनियां होती हैं जिनके कारण जो एनपीए में वृद्धि होती है। तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, ये जो है कारपोरेट कंपनी है, ये ऋण लेती है तो अधिक मात्रा में ऋण लेती है, और जब कोई जो है जैसे कोविड-19 महामारी आ गया, तो ऐसी स्थितियों में जो है ये भी जो है ऋण नहीं चुका पाती है। तो ऋण नहीं चुका पाने की वजह से जो बैंकों के जो है एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो एनपीए के प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो एनपीए का प्रभाव जो पहले तो हमारे वित्तीय संस्थाओं पर जो एनपीए का प्रभाव पड़ता है, तो एनपीए का प्रभाव ये पड़ता है कि जो रिटर्न ऑफ एसेट्स जो होते हैं उनमें जो है कमी आ जाती है। तो जो रिटर्न मिलने को होते हैं बैंकों को, वो जो है उनको नहीं मिल पाता है। एंड जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं उनके द्वारा जो है जो बैंक एनपीए की जाल में फंसे रहते हैं, जिन बैंकों का एनपीए बढ़ा हुआ होता है, तो रेटिंग एजेंसी द्वारा उन बैंकों की रेटिंग को जो है घटा दिया जाता है। तो उन बैंकों के रेटिंग को घटाने के कारण जो बैंकिंग व्यवस्था है उन पर जो है नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। तो नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से और नागरिकों का उस संस्था पर जो है उस संस्था पर जो विश्वास नहीं बन पाता है, तो इस वजह से जो इसका परिणाम स्वरूप जो वो संस्था होती है जिसका रेटिंग घटाया गया है, वो जो नया जो ऋण होता है, नया जो साख सुविधा होती है, उसका सृजन नहीं कर पाता है। तो नया ऋण प्राप्त नहीं, नया जो है जमा नहीं उसको मिलता है, तो वो जो है उसके पूरी तरह से पूरी आय जो होती है उसमें जो है कमी आती है। तो ये जो है वित्तीय संस्था पर प्रभाव पड़ता है एनपीए का। और एनपीए की वृद्धि की वजह से जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उनकी गुणवत्ता में जो है लगातार जो है उसमें कमी आती रहती है। तो इस वजह से जो है जिससे ना केवल बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बल्कि जो है साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो जब परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में जो है कमी आ जाती है, एंड जो एनपीए होती है, जब एनपीए की वृद्धि होती है, तो एनपीए की वृद्धि से बैंकों की जो प्रोविजनिंग करने की जो राशि होती है, प्रोविजनिंग की राशि में जो है वृद्धि होती रहती है, जैसे बैंकों का जो नेट लाभ होता है उसमें जो है कमी आ जाती है। तो प्रोविजनिंग की राशि मतलब होता है कि जो बैंक होते हैं, बैंकों को जो है जब संकट आता है तो उस स्थिति में जो है आरबीआई उन पर दबाव डालता है कि वे जो है प्रोविजनिंग की राशि को रखें। प्रोविजनिंग की राशि मतलब एक रिजर्व के रूप में जो कुछ पैसे रखें, ताकि वो जब संकट आ जाए तो उस स्थिति से जो है वो खुद उबर सकें। तो इस वजह से ताकि वो दिवालियापन की स्थिति से बच सकें, तो आरबीआई बैंकों पर दबाव डालता है जब कोई संकट आने वाला होता है कि जो है कि वो जो है प्रोविजनिंग की राशि को अपने बढ़ाएं। तो प्रोविजनिंग की राशि जब बढ़ाते हैं बैंक, तो उनके जो नेट लाभ होता है उनमें कमी आ जाती है।
तो ये जो है एक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव जो है हमारी अर्थव्यवस्था या फिर कह लो सरकार, तो हमारी अर्थव्यवस्था और सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उन पर जो है वित्तीय संस्थाओं के जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो साख सृजन करने की क्षमता में जो है कमी के कारण जो है जो निवेश होता है वो पूरी तरह से जो है हतोत्साहित हो जाता है, निवेश प्रभावित हो जाता है। तो नए निवेश नहीं हो पाते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि जो साख सृजन ही नहीं हो पाता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि जो हमारी पूरी तरह से आर्थिक समृद्धि दर है उस पर जो है इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। एंड जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर जो है नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। जब एनपीए में वृद्धि होता है तो नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से जो है जो वित्तीय हमारे समावेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह बाधित हो जाती है। तो हमारे वित्तीय समावेशन जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है जब लोगों का विश्वास जो बैंकिंग संस्थाओं पर कम हो जाता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि संसाधनों को जो है गतिशील बनाए रखना जो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि एनपीए की स्थिति में जब लोगों का बैंकों पर विश्वास कम हो जाता है तो लोग जो है बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं, वो खुद ही मतलब घर पे ही पैसा रखते हैं। तो घर पर पैसा रखने की वजह से जो हमारे संसाधन होते हैं वो जो स्थिर हो जाते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल हमारी पूरी ग्रोथ होती है, आर्थिक समृद्धि दर होती है, उस पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो और जो इसका प्रभाव ये होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार पर जो है पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है। कि पूंजीकरण मतलब होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं जब उनके एनपीए में वृद्धि होती है तो वो जो है सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है उनमें पूंजी का निवेश करे, सरकार उनको पूंजी दे ताकि वो जो है अपनी एनपीए की समस्या को दूर कर सके। तो सरकार पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जब एनपीए की वृद्धि होती है सरकार पर पूंजीकरण का दबाव भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है सरकार के ओवरऑल जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें जो है वृद्धि हो जाता है। एंड इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो हमारी एनपीए होती है, एनपीए की वृद्धि होती है तो इसका जो वैश्विक स्तर पर जो है ये प्रभाव पड़ता है कि वैश्विक स्तर पर हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साख को जो है प्रभावित करती है। तो ये जो है इसका जो एनपीए का जो हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारी वित्तीय संस्थाओं पर जो इसका जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। एंड इससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, लागत जो है बढ़ जाता है, एंड उत्पादन जो है कम हो जाता है, हमारे निवेश करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वित्तीय समावेशन रुक जाता है। तो इस वजह से जो है इसका जो है ओवरऑल जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे वित्तीय संस्थाओं पर जो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम कुछ एनपीए संबंधी जो कुछ हम शब्दावलियाँ देखेंगे। जैसे कि पहला शब्दावलियाँ ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स मतलब ये होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स में ये होता है कि जो इसमें जो बैंक होते हैं, बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को जो दिए गए ऋण होते हैं तो बैंक जो है ग्राहकों को कुछ शर्तों पर जो है ऋण देते हैं। तो जिन शर्तों पर बैंक जो है ग्राहकों को ऋण दिए होते हैं उन शर्तों को जो है बदला जाता है। तो उन शर्तों को इस प्रकार बदला जाता है कि एनपीए की जो वसूली है वो सरल ढंग से और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ओवरऑल जो है उस ऋण की जो शर्तें होती हैं उनको बदला जाता है। एंड जो इसके अंतर्गत जो ग्राहकों को ऋण को भुगतान करने संबंधी जो अधिक सुविधाएं होती हैं वो प्रदान की जाती हैं, ताकि अगर उनको अधिक सुविधाएं दी जाएगी, उनके जो ऋण की जो शर्तें होंगी उनको जो है सरल किया जाएगा। तो इस आधार पर जो है ग्राहक जो है अपने ऋण को चुका रहे हैं। जैसे कि मतलब ऋण की शर्तें कहने का अर्थ है कि जो बैंक होता है वो कुछ शर्त रखता है कि इस अवधि तक इस मात्रा में इस ब्याज दर पर जो है उसको ऋण चुकाना है। तो वो जो शर्तें होती हैं जिन शर्तों के आधार पर जो उस ग्राहक को ऋण देता है तो उन शर्तों को सरल किया जाता है ताकि जो है ग्राहक को ऋण देने में सुविधा हो, ऋण चुकाने में सुविधा हो। तो इस हिस्से में जो है भुगतान संबंधी जो अधिक सुविधाएं होती है वो दी जाती है इसमें। और इसमें जो है कई तरीकों को अपनाया जाता है। जैसे कि पहला तो ये है कि जो ब्याज की जो दरें होती हैं जिस उस ऋण पर ब्याज की दरें जो होती हैं उसको जो है कम कर दिया जाता है। और जो ऋण देने की जो अवधि होती है, उस ऋण की अवधि को जो है
ऋण देने की अवधि को जो बढ़ा दिया जाता है, और जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको जो है शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये करने की वजह से जो है ग्राहकों को अपने ऋण को चुकाने में जो है सहायता मिलती है, सरलता होती है, और वो अपने जो है ऋण को चुका पाएँ, तो इस वजह से जो ऐसा किया जाता है। दूसरा है जो राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स, तो जो राइट ऑफ एसेट्स है इसमें ये होता है कि इसमें वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिनके बारे में जो बैंक ये मानते हैं, उन परिसंपत्तियों के बारे में ये मानते हैं कि जो ऋणी है, ऋणी द्वारा जो इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो बैंक ये जान लेते हैं कि ये जो परिसंपत्ति है, हमारे जो बैलेंस शीट में ये जो परिसंपत्ति है, जिस परिसंपत्ति मतलब इतना जो ऋण दिए हैं वो उस ग्राहक के द्वारा जो उनको ऋण नहीं मिल पाएगा। तो इस स्थिति में जो बैंक वो जो परिसंपत्ति होती है, परिसंपत्ति मतलब जैसे कि किसी ग्राहक को इन्होंने 10 लाख जो है ऋण दिया है, और वो जो है ग्राहक जो है उसको नहीं चुका पा रहा है, तो वो नहीं चुका पा रहा है, तो उस जो मात्रा है, वो जो परिसंपत्ति है, उसको जो है वो जो है अपने बैलेंस शीट जो होता है उनको अपने बैंक जो उस परिसंपत्ति को जो है अपने बैलेंस शीट पर राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ मतलब जो उनका जो बैलेंस शीट होता है, बैंकों का बैलेंस शीट में यह दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि ऋण की जो क्षतिपूर्ति है वो जो है किसी अन्य माध्यम से कर ली गई है। तो ये दिखाया जाता है कि ये जो परिसंपत्ति है, यानी 10 लाख जो रुपए हैं, वो जो है किसी अन्य माध्यम से हमने पूरा कर लिया है, बट वो जो है अपने अकाउंट पर नहीं दिखाते हैं कि हमने 10 लाख रुपए तक का किसी को लोन दिया है और वो नहीं चुकाया गया है। तो वो जो है उस परिसंपत्ति को जो राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसका उद्देश्य बैंकों के जो बैलेंस शीट जो होता है, उनको बैलेंस शीट को जो साफ करना होता है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट को साफ करने का अर्थ ये होता है कि बैंकों का जो वित्तीय रिकॉर्ड्स होता है, उनका जो पूरा जो उनका मतलब जिन आधारों पर किसी बैंक को जो देखा जाता है कि ये बैंक की स्थिति कैसी है, ये बैंक लाभ की स्थिति में है कि घाटे की स्थिति में है, तो वो जो उनका जो वित्तीय रिकॉर्ड होता है, उन रिकॉर्ड में जो है सही दिखाने के लिए, ताकि क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो वो जो है ग्राहक बैंक जो होते हैं, वो जो है अपने जो वित्तीय रिकॉर्ड में जो है सही दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, प्रभावी दिखाने के लिए, तो इस स्थिति में जो वो उस ऋण को जो है राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देते हैं तो मतलब जो खराब ऋण होता है, जो कि एनपीए बन गया होता है, तो उस एनपीए को जो है वह हटा देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो वो अपने वित्तीय रिकॉर्ड में उसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैंकों ने उस ऋण को माफ़ कर दिया, उस ग्राहक के ऋण को माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है। वो जो बैंक होते हैं, वो किसी अन्य माध्यम से जो है वो ऋण लेने में लगे हुए थे, किसी अन्य संस्था, किसी अन्य ऋण उस वसूलने वाली एजेंसी के माध्यम से जो वो ऋण चुकाने में, ऋण वसूलने में जो है कार्य कर रहे होते हैं, बट बस उसको जो है अपना जो वित्तीय रिकॉर्ड्स होता है, उनका बैलेंस शीट होता है, उसमें नहीं दर्शाते हैं कि हमने 10 लाख रुपए तक का किसी को लोन दिया था, वो 10 लाख रुपए अभी हमें नहीं मिला है और वो एनपीए बन चुका है। तो ये किया जाता है। तो एनपीए को कम दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि बैंकों का जो रेटिंग होता है, रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो उसके रेटिंग को ना घटाया जा सके, क्योंकि रेटिंग घटाया जाता है तो उस बैंक पर जो है जो लोग होते हैं, लोगों का विश्वास कम हो जाता है। लोगों का विश्वास कम हो जाता है तो वो जो बैंक होता है नया ऋण नहीं सृजित कर पाता है, नया जमा नहीं ले पाता है, क्योंकि जब लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो वो उस बैंक में पैसे जमा ही नहीं करेंगे। तो पैसे जमा ही नहीं करेंगे तो उस बैंक को जो है नया आय सृजन नहीं कर पाएगा। तो नया आय सृजन नहीं कर पाएगा तो ओवरऑल उसका निवेश क्षमता रुक जाएगी, उसका व्यवसाय रुक जाएगा एंड उसका पूरी तरह से लाभ रुक जाएगा। तो ये समस्या को कम करने के लिए, समस्या को वो फेस ना कर पाए, तो इसलिए वे जो है अपने बैलेंस शीट को जो राइट ऑफ कर देते हैं, बैलेंस शीट में उस ऋण को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होता है। एंड अब हम एनपीए से संबंधित कुछ उपाय और समाधान को देखेंगे। जैसे कि पहला है सरफेसी अधिनियम 2002। तो तो पहला है सरफेसी अधिनियम 2002। तो सरफेसी अधिनियम 2002 जो है इसमें यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम बैंकों तथा वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वे जो है
अपने ऋण को वसूलने संबंधी, उस परिसंपत्ति को अपने जो ऋण दिए हैं एनपीए को, जो उस परिसंपत्ति को जो जब्त करने संबंधी जो अधिकार देता है, जिसके एवज में जो है ऋण लिया गया है, जिन शर्तों पर ऋण लिया गया है, उस संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। तो यह अधिनियम जो बैंकों के एनपीए को जो है, जब एनपीए की स्थिति में बैंक रहते हैं तो उस स्थिति में जो ग्राहकों की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसको जो है अधिग्रहित करने का अधिकार देता है, उसको जो जब्त करने का अधिकार देता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इसको 30 दिनों में पूरा किया जाता है। तो इस वजह से सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो है उस ग्राहक के जो है परिसंपत्तियां जो होती हैं, भौतिक परिसंपत्तियां होती हैं, उनको जब्त कर लिया जाता है। जैसे कि मेरे ही पापा ने जो बाइक लिया था, बाइक जो है उन्होंने लोन 1 महीने का लोन नहीं चुका पाया, तो इस वजह से जो है उनका 1 महीने क्या 2 महीना हो गया था, तो 2 महीने तक नहीं चुका पाया। तो उनका जो बाइक था वो बाइक लेके चले गए लोग। अब जब उन्होंने ऋण दिया तो वो बाइक ला कर दिए। तो ऐसा किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर लोग जो है ऋण चुका देते हैं। तो ये ऐसा किया जाता है। एंड तो सरफेसी अधिनियम की भी आलोचना की गई। तो एनपीए के उपाय और समाधान के लिए जो कई ऐसी योजनाएं हैं, एक योजना की आलोचना की गई, एक योजना में कमियां देखी गई तो दूसरी आई। तो पहले इसकी आलोचना की गई। इसकी आलोचना ये की गई कि अधिनियम जो असुरक्षित ऋण की जो होते हैं, असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है। तो ये सही बात है। एंड जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उन कठिनाइयों के कारण जो है इसके लिक्विडेशन की जो अवधि होती है वो जो है उसमें जो अधिक समय लग जाता है। तो इसके ऋण वसूलने संबंधी जो है उस भौतिक उस ग्राहक की परिसंपत्तियों को जब्त करने संबंधी जो वो होता है, अवधि होता है, कई बार जो तो उसमें जो है समय लग जाता है। एंड ये जो सरफेसी अधिनियम है इसके अंतर्गत जो है कई सुरक्षित जो परिसंपत्तियां होती हैं, कई सुरक्षित परिसंपत्तियों में से जो है संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए इसमें जो एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है। तो इस केंद्रीय रजिस्ट्री के द्वारा जो इसके माध्यम से जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक पर केंद्रीय जो स्तर पर जो विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियां होती हैं, उन भौतिक परिसंपत्तियों का जो डेटाबेस तैयार किया जाता है, और उस डेटाबेस के माध्यम से जो है डेटा किसी भी नए ऋण को जो है प्राप्त करने में जो है सहायता करती है। एंड नेक्स्ट डीटीसी जो है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, डेप्ट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल है डीआरटी। तो ये डीआरटी जो है इस संस्था की जो स्थापना है, इसकी स्थापना RDDBFI अधिनियम 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एंड इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो ऋण को एनपीए की स्थिति में जो ऋण को वसूलने संबंधी जो विवाद होते हैं, उन विवादों को देखना होता है। तो उन विवादों को देखने के लिए इसको लाया गया, ताकि डीआरटी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर और अगर कोई व्यक्ति डीआरटी के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वो है एक DRAT जो होती है, उसमें भी वो अपील कर सकते हैं। तो कई आधार पर जो DRT की भी आलोचना की गई। इसकी आलोचना ये की गई कि ये DRT की जो है संख्या बहुत सीमित है, संख्या बहुत कम है। एंड दूसरी ये है कि इसमें जो लंबित मामले होते हैं, लंबित मामलों की जो संख्या होती है, वो लंबित मामलों की संख्या भी इसमें अधिक है। एंड पेशेवर व्यक्तियों का जो इसमें अभाव है, तो इस वजह से जो है इसकी आलोचना की गई कि डीआरटी भी सही नहीं है। तो इसके बाद जो है ARC आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फुल हिंदी नाम है परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC जब आया, तो ARC जो है यह जो है वह कंपनी है जो बैंक होते हैं, बैंकों के जो है एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो बैंकों के जो है एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बैंक की जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां होती है, बैंकों की जो NPA होती है, उसका पुनर्गठन करती है। तो ARC का जो ये कार्य होता है, NPA संबंधी जो परिसंपत्ति है उसका पुनर्गठन करती है, उसको वसूलती है। तो ARC जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है इसको गठित किया गया था, और यह निजी क्षेत्र की जो है कंपनी है, जो बैंकों के एक जो प्रतिनिधि एजेंट कार्यकर्ता के रूप में जो है उनके जो है ग्राहकों से जो ऋण होता है, ऋण को वसूलने संबंधी जो है कार्य करती है। तो
तो जो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, इसमें जो है आरबीआई द्वारा जो है इसको लाइसेंस दिया गया, और यह जो है आरबीआई के नियमन के अनुसार ही जो है यह कार्य करती है। तो यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है जो सरफेसी अधिनियम है, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राहकों से जो है ऋण को वसूल करती है, ग्राहकों से ऋण वसूलने का कार्य करती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया में बैंक जो है अपने ऋण को वसूलने संबंधी जो दायित्व होते हैं, कार्य होते हैं, वे जो है एआरसी को सौंप देते हैं, एआरसी को स्थानांतरित कर देते हैं। तो यह जो एक जो समझौता किया जाता है कि एआरसी के द्वारा जो बैंकों को जो है धनराशि का जो भुगतान कर दिया जाएगा। तो समझौता किया जाता है कि जब एआरसी जो है जो ऋण वसूल लेगा, तो वो जो है बैंकों को वापस कर देगा, दे देगा। तो जो एआरसी है, एआरसी द्वारा जो है क्यूआईबी को जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है। क्यूआईबी जो है एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। क्यूआईबी को जो है एक जो है रिसिप्ट जारी की जाती है, जिससे जो क्यूआईबी के निवेश की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है बैंकों की बैलेंस शीट को जो है साफ करना तथा दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियां होती है उनको कम करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये कार्य किया जाता है। इसके बाद आया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन जो करने की उनको क्षमता है, प्रबंधन को सुधारने के लिए जो है इसको इंद्रधनुष को लाया गया। और यह जो है 7 सूत्री जो है कार्यक्रम है। इस 7 सूत्री कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, जिसमें मिशन इंद्रधनुष इसको नाम दिया गया। और इसके जो है 7 आयाम है। तो मिशन इंद्रधनुष के जो 7 आयाम है, इस 7 आयामों के अंतर्गत जो है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में जो सुधार करने की कोशिश की जाती है। तो पहला आयाम ये है कि अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है उनके प्रबंधन स्तर पर जो है नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, उसके निदेशकों की जो नियुक्ति होती है उसको जो है पारदर्शी करना। तो उसको पारदर्शी करना जो है इसका उद्देश्य होता है। दूसरा जो होता है बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधन करने का जो नियमन करता है। तो यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधन का जो नियमन करता है, देखता है कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन किस स्तर पर हुआ है। एंड तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन है, पूंजीकरण है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इसमें इसमें जो है कैपिटलाइजेशन में केंद्र सरकार द्वारा जो है इसमें अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें जो अधिक पूंजी की जो है पूंजी की व्यवस्था करना होता है, अधिक पूंजी को लगाना होता है, उसी को कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ताकि उनका प्रबंधन अच्छे ढंग से हो पाए। तीसरा जो है नेक्स्ट है चौथा जो है डी स्ट्रेसिंग है। डी स्ट्रेसिंग जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाओं को जो है सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए जो तनाव होता है, दबाव होता है, उसको कम करना होता है। तो इसको लाया गया। और पांचवा ये है कि इम्पावरमेंट में यह है कि बैंकिंग प्रबंधन में जो सरकार के जो हस्तक्षेप है, सरकार के हस्तक्षेप को कम किया जाता है। तो इसमें जो है सरकार के हस्तक्षेप को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकिंग प्रबंधन में जो है बैंकों का जो प्रबंधन होता है, उसके प्रबंधन करने में जो सरकारी हस्तक्षेप जो होता है वो कम किया जाता है। तो सरकारी हस्तक्षेप कम किया ताकि उनके प्रबंधन को जो अधिक सशक्त बनाया जा सके, ताकि वो अपने प्रबंधन को जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो अच्छे ढंग से जो है उसको कर पाएँ। तो छठवा है फ्रेमवर्क में ये होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनकी जवाबदेहिता को बढ़ाने की जो कोशिश की जाती है। तो उनकी जवाबदेहिता को निष्पादन के आधार पर जो है उनका जो है प्रारूप यानी फ्रेमवर्क तय किया जाता है। एंड सातवां है गवर्नेंस। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनके बैंकों में जो है प्रशासनिक जो ढांचे होता है, प्रशासनिक ढांचे को जो पारदर्शी बनाने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। एंड
तो ये जो इंद्रधनुष को लाया गया। इसके बाद इंद्रधनुष के बाद जो FSIB आया, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो आया। तो जुलाई 2022 में जो है इसका गठन किया गया था। यह संस्था जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जो है FSIB को लाया गया, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वित्तीय संस्थान जो थे उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो सुधारना था। तो उनमें जो है एंड जो है इनकी वित्तीय संस्थाएं जो थी, इनकी वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक जो निदेशक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति की जो है सिफारिश करना था। एंड इन्हें जो है तथा उन्हें जो है प्रशिक्षण उनको उनके प्रशिक्षण में जो है अधिक सुधार करना था। तो यह एक जो है स्वायत्त और जो है एक सलाहकारी संस्था है। और यह जो एक इनकी सिफारिश पर जो है अंतिम निर्णय का जो है अधिकार जो आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति का होता है। तो इसको जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जो है इसको लाया गया, FSIB को, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को। एंड नेक्स्ट उपाय है NPA को लेकर जो है 4R। पहला R का मतलब है रिकॉग्निशन मतलब NPA का जो है सूक्ष्म विश्लेषण करना। दूसरा जो है रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों में जो है पुनः पूंजी की व्यवस्था करना। तीसरा है रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, NPA को जो है कम करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है समाधान को लाना। एंड चौथा है रिफॉर्म मतलब सर्वाधिक जो है उपयुक्त जो समाधान है उसको जो है सेलेक्ट करना, उसका चयन करना। तो ये हुआ। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट सशक्त। प्रोजेक्ट सशक्त में ये होता है कि जो सशक्त शब्द है, सशक्त शब्द का जो तात्पर्य है बैंकों के जो आर्थिक स्थितियाँ होती हैं उसको जो है सशक्त करना है। तो बैंकों की आर्थिक स्थितियों को जो है अधिक जो है बल देना है। एंड तो इसीलिए सुनील मेहता समिति की जो है सिफारिश के आधार पर जो है इसकी जो है शुरुआत की गई। एंड इस योजना में जो है NPA की जो वसूली प्रक्रिया है उसको जो है वसूली की प्रक्रिया को देखा गया। तो प्रोजेक्ट सशक्त में जो है NPA की वसूली संबंधी जो प्रक्रिया है इसको वर्गीकृत किया गया। जैसे कि प्रोजेक्ट सशक्त में पहला है 50 करोड़ और उससे कम का जो NPA है। तो इस स्थिति में जो बैंकों द्वारा संचालन समिति का जो गठन किया जाएगा, तो संचालन समिति का गठन किया जाएगा और इसको 90 दिन में जो है इसका समाधान जो है को ला दिया जाएगा। एंड दूसरा है 50 से 500 करोड़ रुपए के बीच। तो इसको जो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के द्वारा इसको किया जाएगा। और इसको जो है ये जो स्थिति है इसको जो लीड बैंक के द्वारा जो है इसको जो है 180 दिन में जो है इसका जो समाधान होता है वो ला दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है 500 करोड़ से अधिक का NPA अगर हो जाता है तो इसका एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है इसका गठन किया जाएगा। 500 करोड़ से अधिक का अगर NPA हो जाता है तो ये जो उपरोक्त जो समस्याएं होती हैं इनमें से यदि किसी भी प्रक्रिया का जो है अगर समाधान नहीं हो पाता है, समाधान नहीं निकल पाता है, तो उस स्थिति में जो है मामले को जो है IBC को दे दिया जाता है। IBC के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को जो है इस मामले को जो है दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट है बैड बैंक जो है भारत में जो है NPA को जो है कम करने तथा बैंकों के जो है बैलेंस शीट को साफ करने के लिए इस उद्देश्य से जो है प्रथम बैड बैंक के रूप में जो है NARCL को जो है की स्थापना की गई ताकि बैंकों के NPA को जो है कम किया जा सके। तो बैड बैंक का कार्य जो है विभिन्न बैंकों से जो है इनके NPA को जो है खरीदना होता है। एंड और ख़रीद कर जो है उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसको जो है क्लीन करना होता है। तो इस प्रकार यह जो वित्तीय संस्थाओं के जो NPA को जो कम करने में जो सहायता करते हैं। तो बैड बैंक जो है जो बैंकों का जो NPA होता है उसको खरीद लेते हैं। तो बैंकों के जो वित्तीय रिकॉर्ड्स होता है उसमें जो है वो उनका जो बैलेंस शीट वो साफ़ हो जाता है। उनका बैलेंस शीट पूरी तरह से जो है सही दिखता है। तो उनमें कोई जो है ऐसी जो है NPA नहीं बचता है। तो वो जो है नया जो आय होता है उसका सृजन कर पाते हैं, नया जो लाभ होता है उसको ले पाते हैं। तो पहला जो बैड बैंक है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL जो है इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के रूप में जो है किया गया और इसे जो है ARC के रूप में जो है कार्य करने का जो है लिक्विडेशन जो है RBI के द्वारा दिया गया। RBI इसको अधिकार दिया कि जो है ARC कंपनी के रूप में कार्य करेगा। तो NARCL में जो 51% जो हिस्सेदारी होती है इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की होती है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो है वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो NARCL जो है यह संस्था जो के विभिन्न जो चरण होते हैं
लगभग जो 2 लाख रुपए तक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को जो है यह क्रय करती है, खरीदती है। तो यह मैक्सिमम लगभग जो है 2 लाख रुपए तक के जो उधार होते हैं, एनपीए होते हैं बैंकों के, वो खरीद लेती है। तो इसकी हम कार्य संरचना की बात करें तो यह जो कंपनी है एनएआरसीएल जो है, यह वित्तीय संस्थाओं की जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके बदले में जो है उनको 15% जो है नकद देती है और 85% जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में जो है भुगतान करेगी। तो इस वजह से जो है जो 5 वर्ष तक जो है वैध रहता है। एंड तो जब जो है एनएआरसीएल जो है बैंकों के जो एनपीए है उसको खरीदती है तो वो जो है उनको जो है ये सब देती है, 15% नकद देती है, उस खरीदने के क्रम में 15% नकद देती है और 85% जो हिस्सा है वो सिक्योरिटी के रूप में देती है, एक रिसीट के रूप में जो उनको भुगतान करती है। तो एनएआरसीएल जो है यह एनपीए का जो अधिग्रहण करने के लिए जो है लीड बैंक ऑफ़र देती है कि वे जो है एनपीए को जो है एनपीए को वो लीड बैंक ऑफ़र देती है कि वो एनपीए को जो है खरीद लें और एनपीए को अधिग्रहित कर लें। तो उसके पास जो एनपीए है तो एनआरसीएल द्वारा जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक की जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके लिए जो है समाधान लाया जाता है। तो इसके बाद आया आईडीआरसीएल जो है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो आईडीआरसीएल जो है एनआरसीएल के साथ साथ एक जो है अन्य इकाई आईडीआरसीएल का भी गठन किया गया है एंड यह एक जो है सेवा प्रदाता कंपनी है, सेवा प्रदान करने की कंपनी है और जो कि परिसंपत्तियों का जो है प्रबंधन करने के लिए जो है कार्य करती है। एंड आईडीआरसीएल में जो है निजी क्षेत्र की जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनकी हिस्सेदारी जो है इसमें 51% की होती है और इसमें जो है सभी जो है निजी क्षेत्र की जो इकाइयाँ होती हैं इसमें जो है कार्य करती हैं। एंड एनएआरसीएल के द्वारा जो है दिए गए जो ऑफ़र होते हैं, एनआरसीएल जो लीड बैंक को जो ऑफ़र देता है, तो अगर लीड बैंक द्वारा उस ऑफ़र को जो स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो लीड बैंक द्वारा जब ऑफ़र को स्वीकार कर लिया जाता है तो वैसे जो परिसंपत्तियों का जो प्रबंधन होता है आईडीआरसीएल करेगा। एंड इस प्रकार जो आईडीआरसीएल एक जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जो है कार्य करता है। तो एनआरसीएल का जो पूंजीकरण जो है बैंक तथा एनबीएफसी के माध्यम से एंड तो एनबीएफसी का जो एनआरसीएल का जो पूंजीकरण होता है, इसमें जो पूंजी का निवेश होता है एनबीएफसी और बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो एनआरसीएल जो है आवश्यकता होने पर जो है ऋण भी लेता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो गए या फिर कोई भी बैंक होता है उनसे ऋण भी लेता है अगर इसको आवश्यकता पड़ता है। तो यह संपूर्ण जो व्यवस्था होती है यह सार्वजनिक क्षेत्र के जो है समर्थन से जो है कार्य करेगी, इसीलिए इसकी सफलता की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। एंड नेक्स्ट है आईबीसी जो है आईबीसी को जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के कोड इसका फुल फॉर्म है आईबीसी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता इसका नाम है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब है वह इंसॉल्वेंसी मतलब वो होता है जब कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई कंपनी हो गया अपने जो है अगर वह अपनी जो वित्तीय जो आवश्यकताएं होती हैं अगर वह पूरा नहीं कर पाता है, उसको पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे जो है दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसे जब दिवालियापन की स्थिति आती है तो इसमें जो कोई कंपनी होती है उसकी जो देयताएँ होती हैं उसकी परिसंपत्ति से जो अधिक हो जाती हैं, तो उसके पास जो देयताएँ की मात्रा होती है, ऋण की मात्रा होती है, उसके जो पास जो धन होता है उससे अधिक हो जाता है, तो इससे वो दिवालिया हो जाता है। इसी को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो बैंक करप्सी का अर्थ होता है, बैंक करप्सी मतलब होता है कि जो दिवालियापन होता है, दिवालियापन के बाद जो प्रयास किया जाता है, दिवालियापन के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएं अपने बकाया ऋण की जो वसूली कर पाती हैं, तो उसके जो है बैंक करप्सी कहलाती हैं। नेक्स्ट है कोड मतलब संहिता। किसी अगर कोई बिंदु हो गया, कोई बिंदु विशेष पर कानूनों में जो है व्याप्त जो जटिलता होती है उसको कम किया जाता है, तो उसको जो सरल और पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना ही जो है संहिता कहलाती है। एंड
आईबीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आईबीसी की अवस्था इसलिए पड़ी कि भारत में जब दिवालियापन की जो प्रक्रिया है, भारत में जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया से संबंधित जो जो है कानून जो उपलब्ध थे दिवालियापन की प्रक्रिया से उबरने के लिए, तो उसके कारण जो है दिवालियापन की जो प्रक्रिया उसमें जो लगभग जो है 4 वर्ष का समय लग जाता था दिवालियापन की प्रक्रिया से किसी भी बैंक को जो है उबरने के लिए। तो ये जो इसके परिणाम स्वरूप ना केवल उतने समय तक जो बैंकों की जो बैलेंस शीट होता है वो ख़राब होती थी, बल्कि उनकी परिसंपत्तियाँ थी, परिसंपत्तियों के जो मूल्य ह्रास के कारण भी जो है बैंकों का जो बकाया ऋण था और वो जो है उनका उस ऋण का जो है उनका जो है उसको उस ऋण का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता था। मतलब अगर कोई बैंक 10 लाख रुपए तक का किसी ग्राहक को ऋण दिया है, तो जब दिवालियापन की प्रक्रिया से उभरता था तो उस ऋण का जो है उसको जो है मान लो 5 लाख की जो उस ऋण का जो हिस्सा उसको मिल पाता है। तो इस प्रकार जो ये स्थिति होती है। एंड आईबीसी के उद्देश्य की बात करें हम तो आईबीसी का उद्देश्य, तो इस वजह से जो है आईबीसी को लाया गया। तो आईबीसी का उद्देश्य ये होता है कि दिवालियापन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको जो है समयबद्ध ढंग से जो उसको पूरा किया जा सके, और ऋणदाता जो होता है ऋण वसूलने से संबंधित जो उसकी जटिल कानूनी प्रक्रिया होती है उसको जो है जटिल कानूनी प्रक्रिया से जो उसको मुक्ति दिलाया जा सके, ताकि जो है एक सरल प्रक्रिया के जरिए जो है अपने ऋण को जो है उसी मात्रा में वसूल सके, वो उसके वास्तविक मूल्य में जो है अपने ऋण को जो है प्राप्त कर सके। तो इसको जो है एक आर्थिक वहनीय लागत के रूप में जो है लाया गया, ताकि जो है हर बैंक जो है इसको अच्छे ढंग से जो है अपने दिवालियापन की जो है समस्या है उसको कम करने में जो अधिक सरलता से जो है अपना सके। एंड तो आईबीसी के तहत जो कुछ संस्थागत आयाम ही मौजूद हैं, जैसे कि इसके कुछ आयाम भी हैं जो इसकी सहायता करते हैं। पहला जो है इंसॉल्वेंसी जो है प्रोफेशनल एजेंसीज है। तो इसमें जो है यह एजेंसी जो है किसी कंपनी की वर्तमान जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है उसका जो है विश्लेषण करता है, उसके बारे में जानकारी करता है, पूरी उसके बारे में पढ़ता है कि उस कंपनी या संस्था की जो है वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसकी जो दिवालियापन होने आना होने की जो है जानकारी देता है। तो इस एजेंसी में जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन जो है यूटिलिटीज़। तो इन्फॉर्मेशन जो सूचना उपयोगिता जो है, यह संस्था जो है जो कंपनी होती है, ऋणी जो कंपनी होती है, उसके जो विभिन्न जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उसको आवश्यकता अनुसार जो है आईपीए को जो है देती है। तो उसके संबंधी जो आंकड़े होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो आईपीए को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, ताकि वो जो उसका विश्लेषण कर सके जो और दिवालियापन ना होने की जो है स्थिति के बारे में बता सकें। तो इन आर्थिक आंकड़ों को जो है कंपनी की जो वर्तमान देयताएँ होती है, परिसंपत्तियाँ होती हैं, उसकी जो जानकारी होती है। एंड दूसरा जो है नेक्स्ट जो है इंसॉल्वेंसी एंड जो है बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो आईबीसी के तहत जो संपूर्ण उसकी प्रक्रिया होती है उसका जो नियमन करने के लिए, उसको जो है लाने के लिए जो है एक नियामक के रूप में जो इस बोर्ड की स्थापना की गई थी, ताकि जो है वो उसका नियमन कर सके, देख सके कि उसमें प्रबंधन की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो यह जो बोर्ड है इसको आरबीआई और सरकार के जो है एक प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य करता है। और बोर्ड का मुख्य कार्य होता है संपूर्ण जो कार्य प्रणाली है उसको जो है उसको पारदर्शी किया जा सके, और उसको समयबद्ध ढंग से जो है उसका क्रियान्वयन किया जा सके, समय पर जो उसका पूरा किया जा सके और उसमें खुलेपन की स्थिति हो। एंड नेक्स्ट ट्रिब्यूनल जो है आईपीए जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है द्वारा जो है प्रस्तावित जो है सीआईआरडी पर जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। सीआईआरडी मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इस अधिकार जो ट्रिब्यूनल का होता है, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ट्रिब्यूनल को होता है। यदि जो है मामला किसी व्यक्ति या फिर साझेदारी फर्म से संबंधित हो जाता है, तो इस स्थिति में जो उस पर जो निर्णय का जो अधिकार होता है वो डीआरटी के पास चला जाता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है। और यदि ये मामला जो होता है किसी कंपनी अथवा जो एलएलपी से संबंधित हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है एनसीएलटी के द्वारा जो है निपटाया जाने का जो निर्णय लिया जाता है। तो आईबीसी की जो है विशेषताएँ क्या होती हैं? तो आईबीसी की विशेषता ये होती है कि जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है, दिवालियापन की प्रक्रिया में जो ऋणी जो होता है और ऋणदाता जो होता है उनमें जो है उनके निवेदन पर जो है ये दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है आईबीसी के द्वारा प्रारंभ की जाती है। एंड दिवालियापन का जो मामला होता है, इसका जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ होने से जो है 330 दिनों में जो उसका पूरा कर लिया जाता है। एंड कंपनी की जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके लिक्विडेशन का जो नीलामी प्रक्रिया के तहत जो इसको लिक्विडेशन किया जाता है, तो नीलामी प्रक्रिया द्वारा यह किया जाता है। एंड इसकी आलोचना की बात करें हम, तो इसकी आलोचना में
आईबीसी की जो प्रक्रिया होती है पूरी पूरी करने होने के बाद जो है जो क्रेडिटर्स होते हैं, इसकी आलोचना इसलिए की गई क्योंकि जो आईबीसी की जो प्रक्रिया होती है, इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं एनपीए की जो पूरी राशि वसूल नहीं पाते थे। तो एनपीए की पूरी राशि नहीं वसूल पाते थे, इस वजह से बैंक जो है अपनी दिवालियापन की समस्या से भी उनको अधिक समय लग जाता था। तो ये जो संहिता है पेशेवर व्यक्तियों का इसमें अभाव होता था, इसमें वैसे व्यक्ति नियुक्त नहीं होते थे एंड जो है इसमें विवादित मामले की भी अधिक संख्या हो जाती थी और इसके कारण जो है इनका जो है पूरा इनका काम जो है समय पर पूरा नहीं हो पाता था। तो इस वजह से आईबीसी की जो आलोचना की गई क्योंकि जो है इसके जो पूरी तरह से इसके नियामकीय ढांचा जो है सही नहीं हो पाया एंड इस प्रकार जो है आईबीसी को लागू करने के लिए जो नियामक के पास जो पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो इस वजह से जो इसकी आलोचना की गई। एंड नेक्स्ट है प्री पैक इंसॉल्वेंसी जो है रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो है आईबीसी में जो है संशोधन करने के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों जो होती है एमएसएमई इकाइयों के लिए जो दिवालियापन संबंधी जो प्रक्रिया है, दिवालियापन प्रक्रिया में जो एक नया प्रस्ताव दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया है मुख्यतः जो 1 करोड़ रुपए तक जो है डिफ़ॉल्ट करने वाले जो एमएसएमई इकाइयों को जो इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसको जो है समयबद्ध रूप से जो एनपीए की वसूली की जा सकती है, जैसे कि पीआईआरपी और सीआईआरपी। तो पीआईआरपी जो है यह जो है आउट ऑफ द कोर्ट मामले में निपटाया जाएगा एंड जो सीआईआरपी जो है सार्वजनिक लंबी प्रक्रिया द्वारा इसमें लिक्विडेशन किया जाएगा। तो पीआईआरपी जो है ऋणी का जो अपने फर्म पर जो है नियंत्रण बना रहता है एंड इसमें जो है फर्म का प्रबंधन जो पेशेवर व्यक्तियों के पास होता है। तो इस प्रकार जो इसको लाया गया ताकि जो है एनपीए में आईबीसी में संशोधन करके जो है उसकी नियामकीय ढांचा को जो अच्छा किया जा सके। तो इस पर जो है आरबीआई ने एक कार्यवाही लाया, एक कठोर कार्यवाही लाया, जिसमें जो ये था कि आरबीआई द्वारा जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं में जोखिम को जो है अधिक होने पर जो है जोखिम होने पर जो अधिक जो है कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इसका उद्देश्य जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था में जो व्याप्त जोखिम है उसको कम करके जो है हमारे वित्तीय व्यवस्था में जोखिम को कम करके जो जमाकर्ता हैं उनके जो है हितों की सुरक्षा की जा सके। तो इस वजह से जो है एनपीए को जो है कार्यवाही के आधार पर जो है उसको बनने से पहले ही रोका जा सके कठोर कार्रवाई के द्वारा, ताकि क्योंकि जब एनपीए अधिक हो जाता है तो कई बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तो दिवालिया होने की स्थिति में जो लोगों का उन बैंकों में पैसे जमा होते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है उस वास्तविक मूल्य में। तो इस वजह से ताकि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, आरबीआई के द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि जब किसी बैंक का एनपीए जो है नेट एनपीए जो है 6% से अधिक हो जाए तो आरबीआई द्वारा जो है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि कठोर कार्रवाई में ये है कि उनके साख सृजन करने की क्षमता जो होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, प्रोविजन की राशि को बढ़ा दिया जाएगा, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, साख का विस्तार जो होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, निदेशक मंडल में जो है नियुक्ति एवं पदमुक्ति पर जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, एनपीए की जो व्यापक समीक्षा है उसको किया जाएगा एंड ओवरऑल सीएआर में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो आरबीआई द्वारा जो है एनपीए की स्थिति में जो है उन पर जो बैंकों पर कठोर कार्रवाई करने का जो प्रावधान लाया एंड तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये जो संस्था है इसको जो 1930 में स्थापित किया गया था, यह अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जो है स्विट्जरलैंड के एक शहर जो है बेसल में है। तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था में जो जोखिम है उसको कम करना है तथा हमारी वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना है। तो इसके अंतर्गत उन मानकों का निर्धारित किया जाता है, इसमें जो वित्तीय व्यवस्था में जो व्याप्त जोखिम है उसको कम किया जा सके। तो इन जो इसके मानक जो होते हैं उसको बेसल मानक कहते हैं। तो इसमें जो है इन बेसल मानकों में सीएआर प्रमुख होता है। सीएआर को जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो कहते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं। तो ये जो अनुपात है पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है इसके अंतर्गत बैंकों को अपने उनके जो जोखिम भारी जो परिसंपत्तियाँ होती है जोखिम भारी परिसंपत्तियाँ मतलब जब एनपीए होती है तो उसके अनुपात में जो कुछ पूंजी जो है उनके स्वयं के पास सुरक्षित रखनी होती है। तो जो बैंकों के अचानक होने वाली जो उनमें जो वित्तीय दुर्घटना हो जाती है, वित्तीय अस्थिरता हो जाती है, तो उस स्थिति से उबरने के लिए, उस स्थिति में सहायता करने के लिए जो है उनको जो है सीएआर रखना होता है। तो ये जो अनुपात होता है इस अनुपात का निर्धारण करने का अधिकार जो है केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास होता है। वो जो इस मात्रा को निर्धारित करता है कि 5%, 6%, 7% किस मात्रा में जो है सीएआर रखना है बैंकों को। तो इसमें जो है जब सीएआर में
वृद्धि कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, तो इस स्थिति में जो है बैंकों का जो साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। एंड उनके पास जो ये जो अनुपात बढ़ा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा जब, तो उनमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता हो जाती है उन बैंकों को, तो अधिक उनके पास पूंजी की भी कमी हो जाती है जब सीएआर में वृद्धि हो जाती है। तो यह आवश्यक नहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल मानकों को एक साथ लागू किया जाए। एंड सीएआर बराबर होता है टीयर फर्स्ट पूंजी प्लस टीयर 2 पूंजी बटे में कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ। तो कैश डिपॉजिट रेशियो, दूसरा है कैश डिपॉजिट रेशियो। यह अनुपात दर्शाता है कि किसी 1 रुपया जमा स्वीकार करने पर, मतलब कोई बैंक किसी व्यक्ति से 1 रुपया लेता है तो उसके बदले में बैंकों को कितना नगद जो है स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है, कितना नगद स्वयं के पास रखना होता है कैश के रूप में। तो यदि देश में जो डिजिटल पेमेंट और प्लास्टिक मनी और इंटरनेट बैंकिंग का जो है प्रचलन बढ़ जाता है तो इस अनुपात में जो है कमी आने लगती है। तो जब बढ़ जाता है तो बैंकों के जो है कैश डिपॉजिट रेशियो में जो है कमी आ जाती है। तो ये अर्थव्यवस्था में जो है कैश के प्रचलन में जो है कमी को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में जो है कैश का प्रचलन में जो है कमी हो गई है। एंड तो कैश डिपॉजिट रेशियो होता है कैश इन हैंड प्लस CRR बटे में कुल जमा। एंड नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में यह दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जो जमा किया गया है उसका 1 रुपया का कितना हिस्सा बाजार में जो है ऋण के रूप में जो है वे देंगे। तो यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में जो है साख की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो गई है। तो इसके परिणामस्वरूप वित्तीय जो संस्थाएँ होती है, वित्तीय संस्था में जोखिम में जो है वृद्धि हो जाती है। तो कैश डिपॉजिट रेशियो बराबर कुल जमा बटे कुल उधार होता है। तो हम बैंकिंग पूंजी की बात करें तो बैंकिंग पूंजी 2 प्रकार का होता है। एक टीयर फर्स्ट पूंजी होता है जो मुख्य पूंजी होता है, एंड टीयर 2 पूंजी। तो टीयर फर्स्ट पूंजी या जो पूंजी जो होता है अधिक तरल होता है, एंड टीयर 2 पूंजी जो टीयर फर्स्ट पूंजी की तुलना में जो है कम तरल होता है। टीयर फर्स्ट पूंजी जो होता है इस पूंजी के दबाव झेलने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, जैसे कि SLR सेकेंड सिक्योर्ड लोन। एंड टीयर 2 में जो इसकी जोखिम सहन करने की क्षमता भी जो है कम हो जाती है, जैसे कि असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों को प्राप्त आय, तो ऐसे होता है। एंड नेक्स्ट है लेवरेज रेशियो। लेवरेज जो रेशियो है यह बैंकों की जो टीयर फर्स्ट पूंजी तथा उनकी जो कुल परिसंपत्तियाँ होती है उनके मध्य का अनुपात होता है। एंड यह अनुपात जो है बैंकों में कोर कैपिटल की जो उपलब्धता होती है, कोर कैपिटल को दर्शाता है। तो इस अनुपात का अधिक जब हो जाता है तो यह दर्शाता है कि बैंकों के जो वित्तीय जोखिम सहन करने की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। तो अमेरिका के जो है जब अमेरिका में जब 2007 से 8 का जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद जो बेसल मानकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था के जोखिम को जो है उसको कम करने के लिए जो इस अनुपात की जो शुरुआत की गई। तो लेवरेज रेशियो बराबर टीयर फर्स्ट पूंजी बटे में टोटल एसेट्स, तो ये किया गया। एंड नेक्स्ट है कैपिटल कंजर्वेशन ऑफ बफर। नेक्स्ट है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूंजी संरक्षण बफर। तो आरबीआई के अनुसार जो है हर एक बैंक को जो है अपने न्यूनतम आवश्यकता को के अतिरिक्त जो है उनको कुछ पूंजी जो है आवश्यकता को छोड़कर जो है कुछ पूंजी स्वयं के पास जो सुरक्षित रखना होता है, जिसे जो पूंजी संरक्षण बफर कहते हैं। तो यह CRR और CAR से जो है अलग होता है। तो आरबीआई के अनुसार प्रत्येक बैंक को जो पूंजी संरक्षण बफर के रूप में जो है 2.5% पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो इसका उद्देश्य जो है वित्तीय जो संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं में व्याप्त जो जोखिम होता है उसको जो है कम करने के लिए किया जाता है, ताकि जो है वो इसको सुरक्षित रखने के क्रम में जो अपने वित्तीय जोखिम को कम कर पाएँ। तो भारत में पूंजी सुरक्षा बफर के रूप में जो है अधिक पूंजी रखने की जो न्यूनतम कारण होते हैं, इसके जो है जब अधिक पूंजी बैंकों को रखना होता है तो इसके कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि जो है NPA में वृद्धि हो जाती है, ROA में कमी आ जाती है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनके द्वारा पूंजी के लिए सरकार पर अधिक निर्भर रहना होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो आरबीआई की जो है बैलेंस शीट की बात करें हम, तो आरबीआई का बैलेंस शीट का आधार क्या है? तो आरबीआई का बैलेंस शीट 2 माध्यमों से आता है। एक एसेट्स 2 प्रकार का होता है, एक एसेट्स होता है, एक लायबिलिटी होता है। तो एक देयताएं होता है, एक परिसंपत्ति होता है। देयताओं में ये होता है कि करेंसी नोट होता है, बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जो जमा होता है वो होता है, रिजर्व फंड होता है,
जोखिम प्रावधान होता है, शेयर कैपिटल होता है। एंड परिसंपत्ति की बात करें तो इसमें गोल्ड आ जाता है, आरबीआई द्वारा दिया गया ऋण हो जाता है, घरेलू अथवा विदेशी निवेश हो जाता है। दिया गया ऋण मतलब जब आरबीआई ऋण देता है तो उस पर ब्याज उसको प्राप्त होता है, ये उसका परिसंपत्ति है। और घरेलू तथा विदेशी निवेश हो जाता है। तो ये जो है ये आरबीआई के जो है बैलेंस शीट के स्रोत हैं। आरबीआई के जो है आय का हम स्रोत देखें तो आरबीआई को जो है आय उसके जो 2 प्रकारों से प्राप्त होता है। एक ब्याज के द्वारा प्राप्त होता है, एक अन्य स्थितियों के द्वारा। तो ब्याज प्राप्ति के माध्यम से इसके घरेलू और विदेशी 2 माध्यमों से ब्याज की प्राप्ति करता है आरबीआई। घरेलू में जो होता है ओएमओ हो गया, एमएसएफ रेट हो गया, एलएएफ हो गया, एंड जो है सरकार एवं बैंकों को दिया गया ऋण हो गया, डब्ल्यूएमए हो गया। एंड विदेशों से द्वारा जो विदेशी परिसंपत्तियों से जो है प्राप्त ब्याज। तो इस प्रकार जो है आरबीआई आय का सृजन करता है। और अन्य की बात करें तो कमीशंस, डिस्काउंट, विदेशी अथवा घरेलू परिसंपत्तियों से बेचने, जब आरबीआई बेचता है तो उससे प्राप्त आय। तो ये जो होते हैं इन सभी माध्यमों से जो आरबीआई अपने आय प्राप्त करता है। एंड विदेशी विनिमय भंडार की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो है आयात निर्यात की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए उसको जो है पर्याप्त मात्रा में जो है विदेशी विनिमय भंडार आरबीआई रखना होता है। तो विदेशी विनिमय भंडार की जो मात्रा होती है, विदेशी व्यापार जीडीपी का जो है आकार तथा बाजार की प्रकृति के अनुसार जो इसको निर्धारित किया जाता है कि किस मात्रा में जो है हमें विदेशी विनिमय भंडार रखने की ज़रूरत है। तो भारत में विदेशी विनिमय भंडार के प्रबंधन का कार्य जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार को सुरक्षित रखता है। एंड विदेशी विनिमय भंडार का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के पास जो एक निश्चित समय में जो है उसके पास उपलब्ध विदेशी परिसंपत्तियों से है कि उसके पास जो किस मात्रा में जो है मतलब वर्तमान समय में जो उसके पास किस मात्रा में जो विदेशी परिसंपत्ति उपलब्ध है। विदेशी परिसंपत्ति मतलब डॉलर, एंड जिससे कि वो अपने देश के जो है विदेशी व्यापार को जो है सुचारू रूप से बनाए रख सकता है। तो इस भंडार में जो है निम्नलिखित बिंदु होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, विदेशी मुद्रा में जो है धारित परिसंपत्तियाँ हो गई, एसटीआर हो गया, एंड रिजर्व ट्रांच हो गया। तो इन सभी माध्यमों से जो है आरबीआई जो है विदेशी विनिमय भंडार रखता है। अधिक से अधिक गोल्ड के रूप में रखता है, डॉलर के रूप में रखता है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें हम तो आरबीआई द्वारा जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का प्रयोग जो है डिजिटल भुगतान के को उसको मापने के लिए किया गया था। तो ये जो इंडेक्स है इसकी गणना जो है अर्धवार्षिक आधार पर यानी 6 महीने पर इसकी गणना की जाती है। तथा इसके लिए जो है मार्च 2018 के आधार इसको जो है इसका जो है 2018 का आधार माना गया है। तो इस इंडेक्स में 5 आयाम होते हैं, जैसे कि भुगतान सहायक हो गया, भुगतान आधारभूत संरचना हो गया, भुगतान जो है आधारभूत संरचना आपूर्ति पक्ष हो गया, भुगतान जो है निष्पादन हो गया, उपभोक्ता केंद्रीयता हो गया। तो ये जो है 5 आयामों के आधार पर जो है किसी भी देश के जो है भुगतान संबंधी जो गहनता होती है, डिजिटल भुगतान संबंधी जो गहनता होती है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसके अंतर्गत जो है आरबीआई द्वारा जो है बैंकों की जो है दीर्घकालिक जो अवधि के लिए प्रतिभूतियाँ होती है उसके आधार पर जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है रेपो ऑपरेशंस की तरह कार्य करेगी। यहाँ जो है ऋण की अवधि जो होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की होगी। तो कोविड-19 के दौरान जो है बाजार में अतिरिक्त तरलता को उपलब्ध कराने के लिए, अतिरिक्त तरलता को लाने के लिए आरबीआई ने जो इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो यदि जो LTRO में किसी क्षेत्र विशेष को इस LTRO में जो किसी क्षेत्र विशेष को लक्षित किया जाता है तो उसे जो टारगेटेड LTRO कहा जाता है। नेक्स्ट STF की बात करें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से जो है सिक्योरिटी को गिरवी रखे बिना ही जो है ऋण ले सकता है। तो इसका उद्देश्य आरबीआई की जो सिक्योरिटी संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कम करना होता है। तो इसके अंतर्गत जो तरलता होता है, तरलता का अवशोषण करने के लिए प्रतिभूतियों को जो है जमानत के रूप में जो है रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आरबीआई अधिनियम जो है 1934 की धारा 17 के अनुसार आरबीआई को जो है अधिकार है कि वह जो है STF संबंधी जो प्रावधान है उसको बना सके। और यह जो है यह भी जो है रेपो रेट को जो है पूरा करेगा। तो STF एक तरह से जो है ये भी सुधार का उद्देश्य है। एंड जो है नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है सिक्योरिटी मार्केट है।
तो इसमें पहला है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड यह एक प्रकार का जो है ऋण का जो है माध्यम होता है, जिसे जो है सरकार या कंपनी या नगर निगम द्वारा जो है एक निश्चित जो अवधि होती है, निश्चित अवधि में जो है बाजार से जो है वित्त को लेने के लिए, वित्त को जुटाने के लिए जो है बॉन्ड को जारी किया जाता है। एंड तो ये सरकारी प्रतिभूति के बारे में, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं यह जो है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और दोनों द्वारा जारी की जाने वाली जो है व्यापार योग्य जो है ऋण प्रतिभूति होती हैं। एंड यह जो है सरकार की जो है ऋण देयता को दर्शाती हैं। सरकार इसके माध्यम से जो है किसी को ऋण देता है। एंड सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं जोखिम रहित उपकरण अथवा जो है गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहलाती हैं। तो आरबीआई का जो है सार्वजनिक ऋण जो है कार्यालय सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री का कार्य करता है। एंड सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के क्या लाभ होते हैं? तो अगर सरकारी प्रतिभूति में कोई निवेश करता है तो इसके लाभ होते हैं कि वो ब्याज के साथ साथ जो है मूलधन ब्याज के साथ साथ जो इसमें मूलधन की भी गारंटी रहती है। एंड इसमें जो अलग अलग परिपक्वता अवधि में जो ये उपलब्ध होता है, अलग अलग अवधियों में इन्हें जो है द्वितीय बाजार में भी बेचा जा सकता है। ये प्रतिभूतियाँ जो होती हैं अधिक तरल, पारदर्शी होती हैं और सुरक्षित लेन देन से युक्त होती हैं। इनमें कोई जोखिम नहीं रहता है। एंड इनका जो है प्रयोग रेपो बाजार में उधार के लिए किया जाता है। तो हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है, एक डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक शेयर सिक्योरिटीज़ होती हैं। डेब्ट सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, कमर्शियल सिक्योरिटी, कमर्शियल में जो है डिवेंचर हो गया। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो है शेयर शॉर्ट टर्म हो गया, 1 वर्ष से कम का, और लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल CMB हो गया, लॉन्ग टर्म में ड्यूटेड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, STL हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे पास सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी में जो इक्विटी शेयर हो गया, परफॉर्मेंस शेयर हो गया। तो हम ट्रेजरी बिल की बात करें, ट्रेजरी बिल एक जो है डेब्ट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल जो है यह एक जो अल्पकालिक सरकारी ऋण प्रतिभूति होती है, कम समय की होती है, 1 वर्ष से कम समय की होती है। एंड यह मुद्रा बाजार का जो है एक उपकरण होता है, एक यंत्र होता है, जिसके माध्यम से जो है केंद्र सरकार वित्त को, मार्केट से वित्त को एकत्रित करती है। एंड इसे जो है जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो इन पर ब्याज अदा नहीं किया जाता है, और यह राज्य सरकार जो ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती है। एंड केवल केंद्र सरकार ही जारी करती है। ट्रेजरी बिल को जो है बट्टे पर जारी किया जाता है और इसको जो है अंकित मूल्यों पर भुनाया जाता है। तो परिपक्वता अवधि के आधार पर जो ट्रेजरी बिल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक तो 91 दिन की होती हैं, एक 182 दिन की, और एक 364 दिन की होती है। तो नेक्स्ट हमारा कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल। तो यह जो केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की जाने वाला जो है एक कम अवधि का CMB जो है नगद प्रबंधन बिल, अल्प अवधि का जो है ऋण प्रतिभूति होता है। इसकी परिपक्वता अवधि जो 91 दिन या उससे कम की होती है। एंड इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जो नगदी संबंधी जो अस्थायी समस्या होती है उसको दूर करना होता है। नेक्स्ट ड्यूटेड सिक्योरिटी, ड्यूटेड सिक्योरिटी जो होती है, ड्यूटेड सिक्योरिटी जो होती है इन प्रतिभूतियों पर जो परिपक्वता दिनांक अंकित होता है, इसीलिए इन्हें जो ड्यूटेड सिक्योरिटी कहते हैं। अंकित होता है कि किस दिन जो है इसको वसूली की जाएगी। सामान्यतः इनकी परिपक्वता अवधि जो 5 वर्ष से 40 वर्ष तक की होती है। ये दीर्घकालिक जो है लॉन्ग टर्म जो है डेब्ट सिक्योरिटीज हैं। नेक्स्ट है राज्य विकास ऋण। तो यह भी एक सरकार की जो ड्यूटेड सिक्योरिटी है, यद्यपि इसका उद्देश्य जो है किसी क्षेत्र विशेष की विकास हेतु जो किसी क्षेत्र के विकास करने के लिए जो ऋण लेना होता है। एंड ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, इन प्रतिभूतियों के माध्यम से जो राज्य सरकारें जो है आर्थिक विकास का कार्य करने के उद्देश्य से जो है इस प्रकार के ऋण लेती है। एंड डिबेंचर की बात करें, ऋण पत्र की बात करें, डिबेंचर जो कि डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, यह एक जो लिखित प्रपत्र होता है। इसका प्रयोग जो कंपनी द्वारा जो बाजार से वित्त को जुटाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से जो है पूर्व निर्धारित जो ब्याज दर होता है उस पर जो एक निश्चित अवधि के लिए जो ऋण लिया जाता है। एंड डिबेंचर 2 प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टिबल होता है, एक नॉन कन्वर्टिबल होता है। कन्वर्टिबल मतलब इन्हें इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। एंड नॉन कन्वर्टिबल इन्हें जो शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, केवल इक्विटी शेयर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो होती हैं। एंड नेक्स्ट है सेवरन गोल्ड बॉन्ड। सेवरन जो गोल्ड बॉन्ड है,
तो इसमें जो है इसका मूल्य जो गोल्ड के मूल्य के आधार से जुड़ा होता है, गोल्ड के मूल्य से जुड़ा होता है। एंड इसमें यह एक जो है गोल्ड के मूल्य वर्ग में जो है जारी किया जाता है। तो इसकी परिपक्वता अवधि जो 8 वर्ष होती है तथा न्यूनतम 5 वर्ष तक जो है निवेश अनिवार्य होता है इसमें। एंड निवेश की जो राशि होती है उस पर सरकार द्वारा जो है 2.5% जो है ब्याज दिया जाता है। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के हम लाभ की बात करें तो इसमें जो है बाजार मूल्य के साथ साथ जो है ब्याज भी प्राप्त होता है इसमें। एंड मेकिंग चार्ज एवं शुद्धता का जो है भुगतान नहीं करना पड़ता है इसमें। एंड डिजिटल स्वरूप में जो है होने के कारण जो है इसकी सुरक्षा लागत भी जो है शून्य होती है। इसमें सुरक्षा अधिक सुरक्षित होता है, इसीलिए इसमें अलग से सुरक्षा के लिए कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करें जो कि आरबीआई द्वारा लाया गया था, तो आरबीआई द्वारा जो है खुदरा निवेशकों की सरलता से जो है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए जो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लाया गया, शुरुआत की गई। तो यह योजना जो है व्यक्तिगत और खुदरा निवेशकों को जो है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसको लाया गया। तो इसकी विशेषता की बात करें तो इसके अंतर्गत खुदरा जो निवेशक होते हैं वे सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में निवेश कर सकते हैं। एंड खुदरा निवेशकों को आरबीआई के पास जो रिटेल डायरेक्ट जो है गिल्ट अकाउंट्स खुलवाना होगा और यह अकाउंट जो होते हैं निःशुल्क खोला जाता है तथा इसके माध्यम से जो है निम्न जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उन प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, राज्य विकास ऋण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इस आधार पर ऐसा किया जाता है। एंड मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा वह होता है जो हमें जो कार्य करे, मुद्रा की तरह कार्य करे। तो मुद्रा के निम्नलिखित कार्य जैसे कि विनिमय का माध्यम होता है, मूल्यमान की इकाई होता है एक, एंड भविष्य के भुगतानों का एक मानक होता है, मूल्य के भंडार के रूप में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा वो होता है जिसका हम उपयोग करने का हमें अधिकार होता है, एक विश्वास होता है। तो मुद्रा के कई स्वरूप होते हैं, जैसे कि एक होता है लीगल टेंडर मनी होता है। तो यदि किसी संस्था द्वारा जो है एक विधि के अनुसार मुद्रा जारी किया जाता है तो उसे विधिक मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा जो है लीगल टेंडर मनी होता है, एक विधिक मुद्रा होता है। एंड दिस फिड्यूसरी मनी विश्वास आधारित मुद्रा होता है। तो वह मुद्रा जो जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होता है, क्योंकि जो है हमारी मुद्रा पर आरबीआई का मुहर रहता है, तो उसी को हम जो है फिड्यूसरी मनी कहते हैं, विश्वास आधारित मुद्रा कहते हैं। तो यह वित्तीय व्यवस्था को जो है एक सुचारू रूप में जो है गतिमान बनाने के उद्देश्य के लिए जो है ये जो है इस प्रकार का विश्वास जो आवश्यक होता है। एंड फिट मनी की बात करें, बाध्यकारी मुद्रा, तो वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्य होता है, जैसे कि करेंसी नोट। क्योंकि जो है हमें जो है कोई अगर पैसा देता है तो हमें स्वीकार करना पड़ता है, तो बाध्य होते हैं क्योंकि उस पर आरबीआई का मुहर होता है। एंड ऑप्शनल मुद्रा मनी की बात करते वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी न हो यद्यपि वह एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सके। एक होता है टोकन मनी होता है, सांकेतिक मुद्रा होता है। तो वह मुद्रा जिसका अंकित मान जो है वस्तु मान से अधिक होता है। नेक्स्ट एक होता है फुल बॉडी वह मान जिसमें जो अंकित मान वस्तु मान के बराबर होता है। एक होता है हॉट मनी में वह मुद्रा जिसकी जो है शीघ्र पलायन करने की जो प्रवृत्ति होती है वह अधिक हो जाती है, जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेश। तो मुद्रा की आपूर्ति की बात करें हम तो किसी एक निश्चित समय बिंदु पर जो है जो हमारे पास किसी एक निश्चित समय में जो हमारे पास मुद्रा उपलब्ध होती है उस मुद्रा की कुल मात्रा को जो हम मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। एंड मुद्रा आपूर्ति के जो है स्टॉक 4 होते हैं जिसका कोई काल या आयाम नहीं होता है। तो मुद्रा के जो है स्टॉक का अर्थ जनता द्वारा जो धारी जो स्टॉक होता है उससे होता है। तो मुद्रा आपूर्ति में जो केवल उसी स्टॉक को शामिल किया जाता है जो जनता के पास से जो है जनता में जो है केंद्र सरकार और आरबीआई शामिल हो जाते हैं, तथा जो है से सभी आर्थिक जो इकाइयाँ होती हैं उसमें जो है जनता शब्द शामिल किया गया है। तो यह जो मुद्रा आपूर्ति होती है इसकी कई अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि एक M1 है। M1 में नागरिकों के पास नगद प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा और अन्य जमा शामिल होता है। एंड M2 होता है, M2 में M1 हो जाता है प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा हो जाता है। M3 में M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में समय जमा हो जाता है। M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में समस्त जमा हो जाता है। तो ये तरलता का जो क्रम होता है M1, M2, M3, M4 होता है। तो M3 को जो व्यापक मुद्रा कहते हैं तथा M1 जो है संकीर्ण मुद्रा कहलाता है।
एंड उच्च शक्ति मुद्रा की बात करें तो आरबीआई की जो संपूर्ण जो मौद्रिक उसकी देयताएं होती हैं उसको जो उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के पास जो मुद्रा होती है उसको वाणिज्यिक बैंकों के पास जो एकत्रित राशि आरबीआई एवं जो सरकार के पास एकत्रित राशि शामिल होती है। तो इसी के आधार पर मुद्रा, इसी को मुद्रा भी कहते हैं। तो क्योंकि ये नई मुद्रा के निर्गमन का आधार होता है। तो मुद्रा गुणक जो M3 बटे जो H होता है। तो मुद्रा गुणक क्या होता है? तो मुद्रा गुणक तो मुद्रा आपूर्ति बटे उच्च शक्ति मुद्रा होता है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को जो मुद्रा गुणक कहते हैं। तो लोगों के बैंकिंग आदतों में जब वृद्धि होती है तो उससे बैंकों के साख सृजन में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप M3 में भी वृद्धि होगी, जिससे जो मुद्रा गुणक का मान जो बढ़ जाता है। इसी जो है प्रकार जो CRR और SLR में भी वृद्धि, बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा गुणक का मान जो है कम हो जाता है। इस प्रकार जो वित्तीय समावेशन में जो वृद्धि के द्वारा जो है मुद्रा गुणक में जो वृद्धि होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है मुद्रा गुणक की, एक समानांतर क्रम में जो है चलती रहती है। एक है विनियामक सैंड बॉक्स। तो ये जो है फिनटेक कंपनियों द्वारा जो है इसको उपलब्ध कराए जाने वाले जो वित्तीय सेवा होती है, उत्पाद होते हैं, उसके परीक्षण करना अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण है। क्योंकि वित्तीय सेवा जो उत्पाद होते हैं, वित्तीय सेवा उत्पादों में विभिन्न प्रकार के जो जोखिम छिपे होते हैं एंड जिनसे जो है हम ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं की जो है हानि हो सकती है। आरबीआई ने जो है एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो वित्तीय उत्पादों को बाजार में होने वाली जो आने से पहले जो परीक्षण के लिए जो है उन पर जो है आधारभूत जो संरचना होती है उसको उपलब्ध कराता है। तो इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में नवाचार एवं तकनीक के उपयोग को जो बढ़ावा देना और ग्राहकों के हितों की जो सुरक्षा करना होता है। एंड तो हम डिजिटल मुद्रा की बात करें तो डिजिटल मुद्रा ये होता है कि डिजिटल मुद्रा में वह मुद्रा होती है जो भौतिक रूप से जो उपलब्ध नहीं होती है। तो यद्यपि इसमें भौतिक मुद्रा के सामान्य गुण पाए जाते हैं, डिजिटल मुद्रा उसको डिजिटल मुद्रा कहलाते हैं। तो इसका जो एक दो प्रकार होते हैं, एक केंद्रीकृत होता है, एक विकेंद्रीकृत होता है। कि केंद्रीकृत में CBDC होता है और विकेंद्रीकृत में क्रिप्टो करेंसी होता है। तो हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यह जो है केंद्रीकृत आभासी मुद्रा होता है। एंड अर्थात इसकी जो कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती है जहां इसके लेन देन का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसे जो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा जो है केंद्रीकृत रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटरों के द्वारा, तथा इसका रिकॉर्ड जो व्यवस्थित करने के लिए जो ट्रिब्यूटेड लेज तकनीक का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये तकनीक सस्ती एवं जो अति कुशल होती है, परंतु जो है आरबीआई द्वारा जो नियमित ना होने के कारण जो इस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी जो है एक वर्चुअल मुद्रा है, एक आभासी मुद्रा है, एक डिजिटल मुद्रा है जिसको हम भौतिक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एंड हम मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब अधिकांश वस्तुएं जो होती हैं एवं सेवाएं होती हैं उनकी कीमतें जो एक निश्चित अवधि में जो है सामान्य स्तर से जो अधिक होने लगती है, तो उनकी कीमतें बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये इस अवस्था में मुद्रा का जो मूल्य होता है, क्रय होता है, शक्ति होता है, घटने लगता है। मुद्रा का जो है मूल्य होता है, क्रय शक्ति होता है, वह घटने लगता है। एंड परंपरागत अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मुद्रास्फीति जो है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि का परिणाम होता है। एंड किन्स एक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति में अंतर का परिणाम होता है। एंड अर्थात जब वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति जो है तुलना में अधिक हो जाती है, मांग जो होती है वो आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, मांग अधिक हो जाता है, आपूर्ति कम हो जाता है, तो उस स्थिति को भी मुद्रास्फीति कहते हैं। क्योंकि जो मार्केट में जो है मांग अधिक हो जाता है और उस मांग के आधार पर जो सप्लाई नहीं हो पाता है, उनको मिल नहीं पाता है, तो इस आधार पर भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो क्योंकि यह जो उत्पादन गतिविधियों के लिए जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि मुद्रास्फीति के कारण की बात करें हम तो मुद्रास्फीति के दो कारण होते हैं। मुद्रास्फीति दो कारणों से बढ़ता है, एक मांग का बढ़ जाना और आपूर्ति का कम हो जाना। तो इन दो कारणों से मुद्रास्फीति का जो है बढ़ता है। तो मांग की बात करें तो मांग क्यों बढ़ता है, तो जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है।
क्योंकि जब अधिक डिमांड हो जाता है मार्केट में तो उस कीमत में वृद्धि हो जाती है, ना कि सस्ता। तो वृद्धि होती है, इससे जो है मांग जनित जो है मुद्रास्फीति इसको कहते हैं हम। तो मांग में वृद्धि के कई कारण, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। एंड सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सरकार जो सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार जो जब जब जो है अधिक परियोजनाएं योजनाएं लाता है तो लोगों को अधिक लाभ होता है। सरकार जब अधिक सार्वजनिक व्यय करती है तो उससे भी मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ जाते हैं। राजकोषीय घाटे में जब वृद्धि होती है तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि की वजह से भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अत्यधिक कार्यकारी योजनाएं सरकार लाती है तो मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। एंड उपभोक्ता के क्रय शक्ति में जब वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ताओं की जो है मान उनके आय में वृद्धि हो जाती है तो उससे बढ़ जाए, जैसे कि मजदूरी दर में वृद्धि हो जाती है, सस्ती मौद्रिक नीति का पालन किया जाता है, प्रत्यक्ष कर की दर में जो है कमी आ जाती है। तो इस आधार पर जो है मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, लोगों की मांग बढ़ जाते हैं इन सभी कारणों की वजह से। एंड आपूर्ति की बात करें तो यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में जो है कमी आए तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होने लगती है। तो जब बाज़ार में डिमांड बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो जाती है, तो इस वजह से जो कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर मांग के आधार पर आपूर्ति भी उतनी हो तब तो कीमत नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से जो है एंड आपूर्ति की कमी के कारण जो है मुख्य कारण है, और मुख्य कारण जो है लागत में वृद्धि होना है। क्योंकि लागत जब अधिक लगती है तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाता है, उत्पादन कम हो जाता है जब लागत का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस वजह से लागत जनित मुद्रास्फीति इसको हम कहते हैं। तो लागत जनित मुद्रास्फीति के कई कारण, जैसे कि कच्चे माल की जो है की लागत में वृद्धि हो जाती है, कच्चे तेल की जो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो तेल महंगा क्यों होता है, कच्चा तेल महंगा क्यों होता है? क्योंकि जो है उसको जो है आयात किया जाता है, हमारे देश में नहीं होता है। तो उससे जो है इस वजह से वो महंगा होता है, क्योंकि उसकी आपूर्ति कम होती है। तो भूमि के किराए में वृद्धि हो जाता है एंड मजदूरी दर में वृद्धि हो जाता है, कठोर मौद्रिक नीति का पालन किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि हो जाता है, आधारभूत संरचना की लागत में वृद्धि हो जाता है, परिवहन लागत में वृद्धि हो जाता है। तो इन सभी आधारों पर जो हमारे देश में जो है आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक की बात करें हम तो कच्चे तेल की कीमत जो है आपूर्ति को प्रभावित करती है। एंड क्योंकि जब कच्चे तेल का मूल्य महंगा हो जाता है तो उसमें सरकार को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। इस वजह से जो है आपूर्ति, डिमांड के आधार पर आपूर्ति नहीं हो पाती है मार्केट में। भू राजनीतिक परिस्थितियाँ जो होती है उनके आधार पर भी जो है हमारे जो है आपूर्ति को प्रभावित करता है। जमाखोरी भी प्रभावित करता है, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वो आपूर्ति को प्रभावित करता है। आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी और निर्यात में जब वृद्धि होती है तो आयात में कमी आ जाती है और निर्यात में वृद्धि की वजह से जो हमारी आपूर्ति को प्रभावित करती है। क्योंकि जब निर्यात मतलब जब हम अपने देश से जब सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। तो जब निर्यात करते हैं तो हमारे देश में जो है संसाधन कम हो जाते हैं, तो हम एक तरह से हमारे आपूर्ति को भी प्रभावित करता है। एंड मुद्रास्फीति संबंधी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि है एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो यह जो अति निम्न मुद्रास्फीति दर होती है, बहुत कम मुद्रास्फीति दर होती है। यह सामान्यतः जो विकसित देशों में पाया जाता है। एंड एक है वर्किंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की जरूरत एक अंक में होती है, परंतु रेंगती हुई मुद्रास्फीति से अधिक होती है। यह विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक होती है। एंड नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की दर 2 अंक में परंतु जो है प्रारंभिक अवस्था में होती है। एंड यह जो आर्थिक विकास में जो बाधा उत्पन्न करती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। एक है जंपिंग या गैलोपिंग मुद्रास्फीति। तो यह जो मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में परंतु उच्च स्तर की ओर जो है अग्रसर होती है, उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। तो यह जो अति उच्च मुद्रास्फीति के कारण जो है यह स्थिति उत्पन्न होती है। एंड एक है हाइपर इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति की दर जो बहुत अधिक हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में। मुद्रा की जो मूल्य होता है निम्न स्तर पर होता है। एंड जो है कागजी मुद्रा पर जो है लोगों का विश्वास कम हो जाता है।
इसमें पूरी तरह से जो है कागज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता है, मुद्रा का कोई वैल्यू बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस हाइपर इन्फ्लेशन में जब 50 रुपये भी ले जाते हैं दुकान पर, तो उस 50 रुपये का उतना मूल्य नहीं रहता है। 50 रुपये में हमें कोई एक चॉकलेट मिलेगा या फिर कुछ ऐसा, तो उस स्थिति में महंगाई बहुत बढ़ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में। एंड हम इन स्टैगफ्लेशन एक होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो इस स्थिति में जब उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ जो है बेरोजगारी दर भी अधिक हो जाती है हमारी, तो यह स्थिति जो है मुद्रास्फीति एवं आर्थिक जो है मंदी का जो मिश्रण होता है, दो विरोधाभासों का जो है मिश्रण होने के कारण जो यह एक जो है जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाता है स्टैगफ्लेशन में। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था जो है गतिहीन हो जाता है, क्योंकि जो है एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर जो आर्थिक मंदी और को नियंत्रण करने के लिए जो है विस्तारवादी मौद्रिक नीति का जो प्रयोग किया जाता है। तो अतः यह स्टैगफ्लेशन पर नियंत्रण हेतु जो है हमें एक क्षेत्र अनुसार जो है नीति बनाई जानी चाहिए, हर एक क्षेत्र को जो टारगेट किया जाना चाहिए। तो हम मुद्रास्फीति जाल की बात करें तो जब मजदूरी दर में वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप जो है मुद्रास्फीति दर भी जो है बढ़ जाती है, तथा जो है इसी प्रकार जो है जब मुद्रास्फीति दर बढ़ती है तो मजदूरी दर में जो है वृद्धि की जो है मांग में कमी आ जाती है। तो इसे जो है हम मुद्रास्फीति जाल कहते हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए निवेश में जो है वृद्धि करके जो है आपूर्ति बढ़ाने पर बल देना चाहिए हमें। एंड तरलता जाल कहें तो कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब विवादास्पद मौद्रिक नीति के कारण भी जो के बाद भी आर्थिक समृद्धि दर जो है नहीं बढ़ती है, अर्थात जो है तरलता में जो है पर्याप्त वृद्धि होने के कारण भी जो है वृद्धि होने के बाद भी हमारे जो है निवेशक होते हैं निवेश करने के बजाय जो है उस पैसे को स्वयं के पास संचित रखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे जो है निवेशकों को जो भविष्य में बहुत कम लाभ की जो है संभावना दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो है सस्ती मौद्रिक नीति जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में जो है असफल हो जाती है। तो ओवरऑल ये जो है हमारी जो मुद्रास्फीति जो की जो दर है उसको जो है गंभीरता से प्रभावित करता है। एंड फिलिप वक्र की बात करें तो यह मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसके अनुसार मुद्रास्फीति दर एवं जो है बेरोजगारी दर में जो है व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। एंड मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार एवं केंद्रीय बैंक आपसी सहमति के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक उपयुक्त मुद्रास्फीति दर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तथा उसी लक्ष्य के अनुसार मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में परिवर्तन करने का जो है कोशिश करते हैं। तो वर्तमान समय में जो है वर्ष 2026 तक मुद्रास्फीति दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस आधार पर जो है RBI और सरकार द्वारा मिलकर जो अगले 6 वर्षों के लिए जो मुद्रास्फीति दर का निर्धारण किया जाता है कि हमें इसी दर पर जो मुद्रास्फीति दर को जो है टारगेट करना है। जैसे अभी जो है 4 से 2 की दर पर जो मुद्रास्फीति को 2026 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक जो इस रेंज में जो हमें मुद्रास्फीति दर को जो बनाए रखना है।